हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन से केमिस्ट्री के सेशन में। जब मैं केमिस्ट्री का खूब सारा किताब पढ़ रहा हूं ना यार, तो मजा आ रहा है, सही बता रहा हूं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब करता है। मुझे अपनी इंजीनियरिंग का डे याद आ गया जब मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आया करती थी। तो अब मुझे समझ में आया यार, ये केमिस्ट्री में लॉजिक, साइंस, सब कुछ इवन फिजिक्स से भी ज्यादा है। तो आखिर बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, ये मुझे अब समझ में आने लगा, क्योंकि लोग उस लाइन को डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं। तुम्हें एनसीईआरटी के एक एक लाइन को एकदम डेप्थ में जा जाके सीखना होगा। जब तुम एनसीईआरटी का एकदम डीप इनटू द लाइन जाओगे, तब तुम्हें केमिस्ट्री का वो फील आने लगेगा ना, जो फिजिक्स में भी तुम्हें नहीं दिखता है। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही कम हो गया है, तुम लोगों को भी पता है। 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक में है, 7 चैप्टर फिजिकल में, पूरा 11th और 12 की बात कर रहा हूं मैं भैया। अच्छा, और पूरा 11th में देखो तो 10 चैप्टर हैं, उधर देखो 10-11 चैप्टर हैं, टोटल 21 चैप्टर है। तो मतलब फिजिक्स में तो 30 हैं, बताओ। बाकी में देखोगे बॉटनी जूलॉजी में तो ज्यादा ही है, उसमें भी लगभग 32 के आसपास है। तो केमिस्ट्री में पूरा 11th और 12 का सिलेबस जो इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले बच्चे का होता है, वो बहुत ही कम कर दिया गया है। ये सोच के मुझे इतना मजा आया ना कि अब तो बच्चों को एक एक लाइन का एकदम फील आना चाहिए। तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं, ये लेक्चर करो, इसके बाद तुम्हें मजा ना आ जाए तो बताना। और ये इंडिया में किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर ने ये सब कंटेंट दिया ही नहीं है। जब मैं खूब सारा किताब पढ़ता हूं तब मुझे दिखता है, अरे यार इतना मजेदार है केमिस्ट्री। तो अब इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर से बेस्ट कंटेंट यहां मिलेगा। या तो लोग इस कंटेंट की कॉपी करेंगे, और या नहीं तो बच्चे इधर ही तुम्हें आना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। अभी देखना, पढ़ाते ही समझ में आ जाएगा। तो मेरा नाम है आदित्यानंद, और 10 साल से मैं बच्चों को खूब सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाने में मदद किया हूं। खूब सारे एम्स, मौलाना आजाद और आईआईटीज में बच्चे हमारे पहुंच गए हैं, और इस साल भी खूब सारे पहुंचे हैं। इवन रैंक 1 और रैंक 52, 192, खूब सारे। ओके, तो अब मैं केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, और ये हमारा है एकलव्य बैच, जो कंप्लीट नीट में लिख रहा हूं। बट ये कंटेंट अल्टीमेट कंटेंट है, आगे देखना, मजा आएगा तुम्हें। एक बार देख लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्या मेहनत है दिखेगा तुम्हें। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हम करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज सीखना पड़ेगा यार, जो जे थॉमसन ने यूज किया, जो मिल्कन आयल ड्रॉप में यूज हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया, या फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में यूज हुआ, उन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तब ये चीज तुरंत से समझ में आएगा, सेकंड नहीं लगेगा समझने में। तुम एंजॉय करोगे कॉन्सेप्ट को, लाइन बाय लाइन याद रहेगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे E/M रेशियो। इसको चार्ज टू मास रेशियो भी बोलते हैं। और स्पेसिफिक, देखो कोई भी चीज स्पेसिफिक है मतलब रिलेटेड टू मास है, रिलेटेड टू मास है। स्पेसिफिक इज समथिंग रिलेटेड टू मास, है ना। स्पेसिफिक चार्ज, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है, लिख लो फटाक से। और फिर अपन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल, वेव क्वांटम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं उसे। तो आज स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, जहां तक जाएगा चलाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अपन 1 आवर का ही सेशन लेते हैं, लेकिन खूब सारा चीज एकदम पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलो, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बेसिकली ये दोनों एक ही तरीके से हो गया डिस्कवरी। न्यूट्रॉन थोड़ा सा अलग हुआ, लेकिन ये दोनों डिस्कवरी एक ही साथ हुआ, एक ही तरीके की चीजों से हुआ, पढ़ेंगे। और E/M रेशियो जो बताया जे थॉमसन ने, उसने E/M का रेशियो निकाला। ये सब चीज को समझ तभी हम पाएंगे जब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट? पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज। ये जब तुम नहीं समझे तो समझ ही नहीं पाओगे, वो पक्का नहीं समझ पाओगे, तुम्हें कहानी लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में कहानी नहीं है, वो तो पूरा का पूरा लॉजिक और पूरा का पूरा एकदम लॉ है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम डिनोट करते हैं?
ये हम देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। सब बच्चे समझो, जिसको कुछ भी नहीं आता है सबको सिखा दूंगा, एकदम सिखा दूंगा। सुनो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑन चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जे थॉमसन यही यूज किया भैया। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नया कर देंगे क्या, इसी को करेंगे। हाँ सर, डिस्चार्ज ट्यूब में यही यूज होता है, इसी से पता चला इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, कैसे वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो यहीं से पता चला था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड से। हाँ, अरे ये तो हमें आता ही नहीं है, तभी तो नहीं समझ में आता। यस, यही तो पहले समझना पड़ेगा। फिर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्त, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑन चार्ज पार्टिकल, यह अब मैग्नेटिक फील्ड में जब आएंगे तब देखेंगे। पहले इधर आओ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले पैदा कौन करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है सर, पहले ये बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, या और भी तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली कहां से पैदा करते हैं, चार्ज से। ये चार्ज है कोई क्यू, तो ये अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इतना ही समझना है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे फैलाएगा, और निगेटिव चार्ज है तो ऐसे अट्रैक्ट करवाता है फील्ड को। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलो। तो जैसे कि तुम्हारे पापा घर में रहते हैं और तुम उनके सामने आ जाते हो, उनका प्रभाव बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन पापा जब गेट के बाहर घर से जा रहे होते हैं ऑफिस, तब तुम घर में मस्ती करने लगते हो, है कि नहीं। वैसे यहां पे है। तो फील्ड क्या है, फील्ड मतलब हिंदी में क्या होता है, खेत होता है, खेत, है ना। फील्ड में नहीं बोलते अरे फील्ड में जा रहे हैं खेलने के लिए, है ना, खेत में खेलने लगते हैं बैट बॉल टक टक, है ना। तो वैसा ही है, तेरा खेत तेरा फील्ड। तो चार्ज का एक इन्वायरमेंट है जिसमें अगर कोई दूसरा आएगा तो वो फोर्स फील करता है। यही डेफिनेशन है फील्ड का, कि चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उसके ऊपर इफेक्ट पैदा कर। समझ आ गया ना, बस इतना ही जानना है सर। हाँ, समझ गए, ओके। एक होता है यूनिफॉर्म फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड होता है इस तरीके के, ऐसे हम बनाए तो यूनिफॉर्म फील्ड होता है। अब इस फील्ड में दो चीज है, क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड है और एक इसका डायरेक्शन है, वेक्टर की तरह। इसलिए पहले वेक्टर पढ़ाया हूं मैं, केमिस्ट्री में वेक्टर यूज होता है। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। तो वेक्टर की तरह यहां पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो। इसीलिए मुझे समझ आया कि पुराने जितने भी साइंटिस्ट होते थे, जैसे फैराडेज है भाई साहब, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स में है, और फैराडेज लॉ केमिस्ट्री में है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसी के ऊपर बेस है। अरे तभी मुझे समझ आया ये कुछ जो पुराने साइंटिस्ट थे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह क्यों घुसे हुए रहते थे, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही है कहानी यार। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब ताकत, न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन है, उसको ऐसे दिखते हैं। ऐसा जब भी लिखा तो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड को बताता है। सर बहुत बढ़िया। और अब मुझे एक और चीज समझ में आया कि 11th क्लास के छुटकू छुटकू को क्यों नहीं समझ आता केमिस्ट्री, कि ये सब उनको पल्ले ही नहीं पड़ता होगा, और ये हम बताते नहीं क्लास में टीचर। इसीलिए पहले मैं बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से पैदा होता है, समझ आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा तो क्या होगा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कितना, इस चार्ज और फील्ड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। क्या ये समझ आ गया, अच्छा। यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो F बराबर Q इंटू ई नाम का फोर्स लगता है। समझ आ गया सर। जैसे एक मास है मेरे पास, और अगर मैंने फोर्स लगाया तो इसके बराबर, जैसे मैंने फोर्स लगाया तो तुम बोलते हो F बराबर ma, 9th क्लास में पढ़े थे ना, वैसे ही यहाँ पे ऑल्दो 10th क्लास में तुमने थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पढ़ा है कि नहीं। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक फोर्स लगाता है QE, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में लगाता है। लिख लो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में लगाता है, निगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। फोर्स उतना ही लगाता है QE ही, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में,
निगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं सर, किस बात का परेशानी। अब ये चीज जब तुमने समझा तब इस चैप्टर में इसका बड़ा भयानक यूज है भाई, बड़ा भयानक यूज है इस चैप्टर में। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया, देखना। ओके सर, ये देखो, ये चीज समझ डाला तो सर ईवाईएम समझ आ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यही है वहां पे, यही है एक्चुअल में। तो देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। अब अगर मैंने 4 लाइन बताया तो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा होगा, लेकिन इसी में मैं अगर लाइन बढ़ा दूं, जैसे कि 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, 8 कर दूं, तो लोग बोलेगा ये फील्ड ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इसमें ज्यादा लाइन है। और अगर मैं कम कर दूं तो ये फील्ड उससे जो अभी बताया उससे कम ताकतवर है। यानी कि फील्ड का जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो इस फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो फिर से लिखो, ए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। लिख लो फटाक से। अरे वाह सर, मस्त नोट्स बना रहे हो आप। अब देखो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो सर नहीं आता है, कोई भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है Q और कोई निगेटिव चार्ज है Q, तो पॉजिटिव चार्ज में यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये निगेटिव, अगला भी नहीं समझ में आएगा, बोर भी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा अगर ये सब नहीं समझे तो। ध्यान से देखो इधर, ज्यादा तेज मत बनो नहीं तो निपटोगे, और केमिस्ट्री में 180 दिलाऊंगा, ये गारंटी है। पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने फेंका तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, और वो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते 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 इस पे टकरा जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा निगेटिव उसे, लेकिन मैंने कुछ इसको ताकत भी दे दिया, वेलोसिटी, इसीलिए ये जाते 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 इस पे गिरेगा। अगर ऐसा कभी हुआ कि कोई पॉजिटिव और निगेटिव है तो इस तरीके से फील्ड होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको निगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो वो इस तरीके से गिरेगा। अगर कोई निगेटिव चार्ज है उसको मैंने फेंका तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को, जल्दी बताओ, ये निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मैंने यही सिखाया अभी तुरंत। निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज था तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा के ये खींचता हुआ नीचे लेके आ गया, टक्कर मार दिया। लेकिन इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा, अरे रे 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 बचवा, ऊपर लगा तो ये ऊपर जाने लगेगा, जाने लगेगा, जाने लगेगा, जाने लगेगा, जाने लगेगा, जाने, टक्कर मारेगा खूब आज। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बताया गया था क्या कि ये निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और फिर देखा गया एक्सपेरिमेंट में, जो अपन पढ़ेंगे, कि ये इधर की तरफ जाने लगा। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ गया इसका मतलब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। यहां से बताया गया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, और कोई तरीका नहीं था लोगों को बताने का ये चीज। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया। अब देखो तुम्हें मजा दिलाता हूं, तुम्हारे लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा ही बढ़िया सा कहानी कर दिया है। देखो, ये देखो लाइन खूब सारा है। हाँ सर, अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट। तो मैंने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो मैंने खूब सारा रखा, तो खूब सारा लाइन है। अगर मैं कम करूंगा, देखो लाइन कम हो जाएगा। देखो देखो, लाइन कम हुआ नहीं हुआ? अच्छा, यहां से कम हो रहेगा, यहां से कम हुआ नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 है। अच्छा, इसको कम करो। इसको कम करने का क्या तरीका है? ये कैसे कम होगा? देखो तो जरा सा, अब तुम्हें और मजा दिलाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं यहां से कैसे कम कर पाऊंगा यार? यहां से कम कर पाऊंगा। हाँ, ये रहा, मिल गया। ये देखो, ये देखो बेटा, देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ में, ये ग्रीन ग्रीन लाइन देखो, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। देखा? तो देखो लाइंस कम है, ये एक्चुअल में ग्रीन लाइन ही दिख रहा है ना यार। हाँ, ये पूरा कंटिन्यूअस लाइन है, शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है तो समझना। और ये देखो ऐसे ताकत बढ़ा दिया, देखो भाई साहब कितना मस्त लाइन पे लाइन बना है।
कितना क्लोज 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 लाइन है, ध्यान रखना। और ऐसे कर दो, दूर 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 लाइन है। अब देखो लाइन ही नहीं दिख रहा, अब 2-4 लाइन दिख रहे होंगे ग्रीन वाले लाइन। ये फील्ड को बताएगा, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं फील्ड का उतना ज्यादा लाइन होता है। एक चीज समझ में आ गया, देखो है ना, यहां लाइन नहीं क्या है, इस जगह पे लाइन नहीं क्या है, लेकिन ये कैमरा में नहीं आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया, ये सब जगह है, समझ गए ना तुम लोग। ओके, अब मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल है यहां पे, इसको छोड़ा। देखो 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 देखो, ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, ये पॉजिटिव है, और ये चार्ज पार्टिकल मैंने निगेटिव लिखा। कैसे पता सर, ये देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पार्टिकल, यहां पे देखो सब कुछ सेट करने वाला है। निगेटिव चार्ज है, देख रहे हो, -4.8 लिखा हुआ है। चलो इसका डायरेक्शन को चेंज करके दिखाता हूं मैं। अब इसने निगेटिव को कर दिया पॉजिटिव, देखो डायरेक्शन अपने आप ऊपर जाएगा। अब इस बार देखना, ये ऊपर जाएगा। अरे वाह 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 सर, ये तो बड़ा ही मस्त चीज दिखाया आपने। तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो वो निगेटिव की तरफ चला गया, बहुत ताकतवर है इसलिए तुरंत घुमा दिया। अगर मैं इसके स्ट्रेंथ को कम करूं, देखो कम कर दिया, तो अब ये दूर तक जाके घुमाएगा। देखो जल्दी से, देखो 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 देखो, अब देखो थोड़ा सा यहां पे, यहीं पे नचाया जा रहा था, यहां पे थोड़ा दूर गया, और कम करूंगा तो थोड़ा और दूर जाएगा। चलो कम करके देखते हैं, चलो और कम करके देखते हैं, चलो थोड़ा और दूर जाएगा। अब देखना, यहां अभी पहले यहां गया था, दूसरी बार यहां गया, तीसरी बार और दूर जा रहा है। ये डिस्टेंस को देखो, दूर जाया जा रहा है। पहले एकदम से घुमा के यहीं पे, पहले एकदम से घुमा के यहीं पे रख दिया था, देखो जल्दी से यहीं पे खटाक से मोड़ देगा, क्योंकि ताकत बढ़ा दी मैंने, खट से मोड़ देगा। ताकत थोड़ा और कम किया, थोड़ा कम किया तो यहां पे गया था, थोड़ा दूर जाएगा। और देखो जल्दी से, यानी कि ताकत पे डिपेंड कर रहा है कि ये कितना घूमेगा। यस, ये तुम्हें फिजिकली दिखा दिया मैंने कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस से डिनोट हो रहा है वो बताएगा कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। हाँ, तो इस चीज को पहले समझो। अब तो जब तुम यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल को फेंके हो, जब तुम यहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को फेंके हो तो वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, ये कौन बताएगा, ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, अब जरा सा इसको समझो, तुरंत मजा दिलाता हूं मैं। यही सब चीज तो वहां पे है केमिस्ट्री में, बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि ये सब चीज बच्चा समझता ही नहीं। अब एनसीईआरटी में 3 लाइन लिखा हुआ है, वो तीनों लाइन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अगर इसको नहीं समझे तो। अब देखो, मैंने इसको हटाया, मैंने इसको हटाया। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कर रहा हूं। ओके, कौन सा, पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी तुम बोलो जल्दी से। सर पॉजिटिव लो, मुझे पॉजिटिव पसंद है। ठीक है, पॉजिटिव ले लेता हूं। देखो, या निगेटिव लेना है निगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर निगेटिव लो, चलो ठीक है निगेटिव लो। यहां से कोई निगेटिव चार्ज को मैंने v वेलोसिटी दिया, मान लो v वेलोसिटी दिया इधर की तरफ, ये vx लिख दिया जान के। और वेलोसिटी को हमेशा कैपिटल वी कभी नहीं लिखेंगे अपन, तो हमेशा स्मॉल वी से वेलोसिटी लिखेंगे, ताकि हमें पोटेंशियल कैपिटल वी से यूज करते हैं। अब सुनना, मजा आएगा। जब v वेलोसिटी फेंका तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है मान लो, या पॉजिटिव मान लोगे, पॉजिटिव मान लो, चलो पॉजिटिव मान लो। तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे अपन, निगेटिव मान लोगे निगेटिव मान लेंगे, पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि अगर ये है निगेटिव तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा, बस इतना ही होने वाला है चेंज। और अगर ये है पॉजिटिव तो क्या होगा जल्दी बताओ, अगर ये है पॉजिटिव तो क्या होगा जल्दी बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो मजा आएगा क्या। हाँ सर, इतना ही पता चलेगा, और क्या है। अब तुमने एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में, इसको ट्रेवल करने के लिए ये वाला वेलोसिटी सफिशिएंट है। और नीचे एक फोर्स लग गया, कौन सा फोर्स लगा, अभी सर आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा q इंटू ई। इस चार्ज का मास है m, अगर मान लो इस चार्ज का कितना मास है m, आ रहा है समझ में। तो फोर्स ये है और मास ये है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास। कहां से लिख दिया, न्यूटन लॉ से, F बराबर ma से। जरा देखना, F बराबर ma से a कितना होगा, F बाय m। a कितना होगा, F बाय m। तो F कितना है, QE लिखो, QE बाय m। इतना एक्सेलरेशन लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो नीचे के डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग गया, एक्सेलरेशन लग गया। तो नीचे कोई खींचने लगा इसे। अब मैं जा रहा था इधर, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हो, तो मैं किधर जाऊंगा देखना। तो मैं जा रहा हूं इधर और तुम इधर खींचे जा रहे हो, तो मैं इधर 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 मुड़ते हुए जाऊंगा।
उधर भी जाऊंगा और इधर भी जाऊंगा। जैसे पानी में होता है, पानी में है ना, पानी का बहुत करंट है, वाटर करंट है मान लो, और कोई तुमने स्विमर ने स्विम करने के लिए छलांग लगाया पानी में, गुबाच, तो तुम सोचोगे तुम वहां पे जा रहे हो, लेकिन पानी के करंट के चलते तुम आगे भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, आगे भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, आगे भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो। तो तुम चलना चाहोगे आगे, लेकिन आगे नहीं गिरोगे, तुम थोड़ा सा दूर चले जाओगे। वो दूर कौन ले जाएगा बताओ तो? वो पानी की जो धारा है वो ले जाएगी। बोलो आया बात समझ में? वो पानी की जो धारा है भाई वो ले जाएगी तुम्हें आगे। हाँ, वही यहां हो रहा है। ये वाला चीज बोल रहा है चल इधर आ, लेकिन ये वेग है तेरे पास, ये वेलोसिटी है तेरे पास, तो तू इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो कहने का मतलब तू ऐसे जाएगा। ओहो, क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, ये पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या ये प्रूफ कर सकते हो क्या आप? यस, बिल्कुल, फिजिक्स में उतना ताकत है। सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, पता है मुझे, पता है बेटा, लेकिन ये सब ना समझ आया तो कुछ ना समझ आया, एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना। सर बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको मैं प्रूफ करूंगा कि पैराबोलिक है। दूसरा, अब डिफ्लेक्शन एंगल क्या है उसको समझने की चेष्टा करते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल किसे बोलते हैं सर? देखो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल जा रहा था इधर, लेकिन यह अपने रास्ते से घूमना शुरू हो गया। देखो घूमना शुरू हो गया, देखो घूमना शुरू हुआ। यहीं पे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी मान सकते हो। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन ये चला गया ऐसे, चला गया ऐसे। देखो ऐसे ऐसे गया, इस जगह पे ध्यान केंद्रित करो, ऐसे गया अंतिम समय पे। तो ये कितना घूमा? पहले जाना चाहिए था इसको, ये सीधा लाइन नहीं है, टेढ़ा लग रहा है मेरे को, कैमरे में तो टेढ़ा दिख रहा है। हाँ अब सीधा हुआ, सीधा हुआ। हाँ, जाना चाहिए था इसे ऐसे, लेकिन ये घूमता हुआ इधर चला गया। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इस पे भैया क्वेश्चन बना है खूब सारा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त? डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त? डिफ्लेक्शन एंगल। अच्छा, अब समझ आया। हम जा रहे थे इधर, लेकिन घूमते घूमते इधर चले गए, तो अपने रास्ते से कितना एंगल टेढ़ा हुआ, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फोर्स लगता है तो ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या ये निकाल सकते हैं क्या सर कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ? यस, ये निकाला जा सकता है। कैसे सर? 2 सेकंड में tan थीटा से। अरे कैसे निकाला जा सकता है? tan थीटा से। देखो कैसे निकाला जा सकता है, तुरंत इसको समझो, तुरंत इसको समझो। इस डिफ्लेक्शन एंगल को कैसे समझा जा सकता है? जैसे देखो, इन सारे चीज को हटाओ, पहले इन सारे चीज को हटाओ। देखो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे समझा देता हूं तुरंत। जैसे मान लो अभी जो मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, ठीक है, ओके, ये रहा चार्ज पार्टिकल सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। और यहां से चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो ऐसे ऐसे जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, जब यह ऐसे जाएगा तो इस जगह पे ध्यान केंद्रित करो। इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान से। मान लो ये कुछ दूरी तय कर लिया यहां से यहां तक। इसको जाना चाहिए था कैसे, जल्दी बताओ? इसको जाना चाहिए था कैसे, जल्दी बताओ? इसको जाना चाहिए था सर ऐसे। हाँ सर, लेकिन ये घूम गया सर ऐसे। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। ये घूम गया कैसे? ऐसे। ये एंगल को ही बोलोगे डिफ्लेक्शन एंगल, ये वाला? हाँ सर, क्योंकि ये जा रहा था इधर, घूम गया इधर, तो ये एंगल है डिफ्लेक्शन। तो यहां पे अगर मैं डिफ्लेक्शन एंगल को दर्शाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। अब ये कैसे निकलेगा वो देखो। ये जो वेलोसिटी है यहां पे जो टक्कर मारा है, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, एक को बोलते हैं vx और एक नीचे जो आया है। नीचे किसने वेलोसिटी लाया बताओ? ये जो नीचे एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, वो कितना है एक्सेलरेशन? f/m। f कितना है? qe/m। अभी तुरंत बताया था मैंने, अभी तुरंत बताया मैंने कि f कितना है? qe/m। इससे एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन के चलते इसका वेलोसिटी बन गया। देखो 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 देखो, अब ये एक्सेलरेशन के चलते क्या हुआ? इसका वेलोसिटी बना। तो वेलोसिटी क्या होगा? v बराबर u प्लस at। लेकिन नीचे की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। अब टाइम कितना लगा वो निकालना है। तो ये दूरी कुछ तय किया है यहां से यहां तक, देखो। हाँ, मान लो ये दूरी कितना है? l है। हाँ सर, तो ये टाइम कितना लगेगा? ये दूरी तय करेगा इस वेलोसिटी से, और ये वाला वेलोसिटी कितना दे दिया मैंने? vx। तो ये वाला वेलोसिटी को कोई भी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई त्वरण चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। बोलो, गाड़ी चल रही है आराम से, ब्रेक नहीं लगाओ तो वो कभी नहीं रुकेगी। ऐसा ऐसा है फिजिक्स में।
एयर रेसिस्टेंस हटा दो, सब कुछ हटा दो, तो गाड़ी नहीं रुकेगी, ऐसा है। लेकिन अभी पढ़ेंगे बाद में ये सब चीजों को। लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है, न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहोगे, अगर रोकना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, यही तो पढ़े हो। एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। स्पीड बढ़ाना है तो भी क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, ये फोर्स जो है वो किधर है, वाई डायरेक्शन में है। तो ये वाई डायरेक्शन मतलब नीचे वाले को वाई बोल रहा हूं, इधर वाले को एक्स बोल रहा हूं। तो ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए यही वेलोसिटी चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स वेलोसिटी काम करता है, वाई डायरेक्शन में वाई वेलोसिटी, वाई एक्सेलरेशन। तो ये जो एंगल निकालेंगे ना, इस यहां पे देखो, इस चीज को निकालो। तो इसको मैं अलग कर लेता हूं। देखो एक लाइन यहां पे ऐसे है, हाँ सर, को वी एक्स बोल दिया। एक लाइन यहां पे नीचे है, हाँ सर, इसको वी वाई बोल दिया। और एक ऐसे कोई चीज एंटर किया है ऐसे, और हमें ऐसे लाइन खींच के ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल को थीटा बोल दिया। अब इस ट्रेंगल में काम करो, ये ट्रेंगल देखो, ये ट्रेंगल में मैं टेन थीटा लिखना चाहता हूं। तो टेन थीटा कितना होगा जल्दी बताओ। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमेशा इसी के बराबर होगा, ये लाइन और ये लाइन। समझ में आया। तो इसमें अगर एंगल लगाओगे तो टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी। पी कितना होगा जल्दी बताओ, वी वाई। और बी कितना होगा, वी एक्स। अच्छा, तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, बोलो वी एक्स बाय वी वाई। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये जो वी एक्स है और ये जो वी वाई है, ध्यान से देखना, मजा आएगा जबरदस्त। ये वी वाई तो हमें नहीं पता, वी एक्स हमें पता है, वी एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हम जैसे चाह रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, हमें कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर पाएगी। हाँ सर, लेकिन वाई डायरेक्शन में ये चेंज हो जाएगा। कितना होगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये है ही नहीं। t कितना होगा, t को ये वाला टाइम जितना होगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में भी होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला टाइम जितने देर में कवर किया उतनी ही देर में तो ये यहां पे पहुंचा है। हाँ सर, तो ये टाइम कितना होगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो v बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला लगाएंगे। तो u तो कुछ है नहीं इधर की तरफ, ये तो x वाला है, ये y वाला होगा। यहां x क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां y लिखो। क्या लिखोगे, y लिखोगे। तो ये y वाला होगा, ये y वाला होगा, ये y वाला होगा। तो u y कुछ भी नहीं है, शुरुआत में इधर थोड़ी वेलोसिटी था, नहीं था सर, तो x में ही वेलोसिटी था। तो ये जीरो हो जाएगा सर। ए वाई कितना है, ई बाय एम, यही तो है ए वाई। क्यों, क्योंकि y दिशा में है ये। बोलो, तो इसको लिखो ई बाय एम इंटू टी, और टी का वैल्यू कितना है, एल बाय वी एक्स। क्यों आया एल बाय वी एक्स सर, क्योंकि ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। जिधर का डिस्टेंस उधर का वेलोसिटी, जिधर का डिस्टेंस उधर का वेलोसिटी। तो क्या हुआ वो देखो, क्यू ई एल बाय एम इंटू वी एक्स, ये हो गया वी वाई का वैल्यू, और वी एक्स तो वी एक्स ही है। देखो मजा आएगा तुम्हें जीवन में भैया, देखो कितना तगड़ा मजा आएगा भैया। तो यहां से जब टेन थीटा निकालो तो वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई कितना है देखो, क्यू ई एल बाय एम वी एक्स। हाँ सर, एम वी एक्स, और एक और वी एक्स, तो वी एक्स का स्क्वायर। देखो ये चीज अभी हम यूज करेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तब वो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव की तरफ घूमता है, और उसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो डिपेंड करता है चार्ज पे। अरे यही तो बोला किसने, जे थॉमसन ने। ओ भाई, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमें पता ही नहीं चलता, एनसीईआरटी ये लाइन लिख देता है। क्या 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 क्या, दोबारा बोलो सर, अब तो हम फंस गए हैं। यस, तभी से बोल रहा था ना फंसोगे। डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। This deflection angle theta is also proportional to the strength of the electric field. ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, खाक समझ में आता है बता, और इस पे क्वेश्चन आ जाता। बोलो,
मजा आ रहा है तुम्हें? तो अब आपने समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है इस चैप्टर में भर भर के। अच्छा, क्या क्लियर हुआ ये चीज? अगर किसी को इस चीज को समझने में रत्ती भर भी दिक्कत है तो प्लीज आप दोबारा से देख लीजिए, अभी भी समय है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया तो अब क्या बचा हुआ है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पहले एक चीज समझने की जो कोशिश करते हैं। कोई भी चीज है, जैसे कि मान लो ये इसको मैं यूज कर सकता हूं क्या? हाँ, यूज कर सकता हूं। देखो, जैसे ये मान लो एक बॉल है, ये मेरे पास वायर है बेकार का पड़ा हुआ, देखते हैं। और सबसे पहले समझो कॉन्सेप्ट को, मैं ऐसा समझाऊंगा कि तुम्हारे दिल के अंदर छा जाएगा। देखना, कोई भी चीज है, अगर उसे सर्कुलर पाथ में नचाओगे तो बताओ तो ये कैसे नाच रहा है? कौन है जो इसे नचा रहा है? जल्दी बताओ, कौन है जो इसे सर्कुलर पाथ में नचा रहा है? देखो, ध्यान से देखो कौन है। इस रस्सी का टेंशन है, टेंशन। ये टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, तभी ये चीज सर्कुलर पाथ पे नाचता है। फिजिक्स यही बोल रहा है कि कोई भी चीज, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के चक्कर मारेगा, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अदरवाइज नहीं समझ पाओगे फिर से। तो अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो कोई एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है। अच्छा सर, बड़ा मजेदार। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड अपन क्रॉस और डॉट में दिखाएंगे। क्रॉस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया है वेक्टर में, इनसाइड द प्लेन। क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन। अरे भाई साहब। और डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन। डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन। समझो चीजों को, तब समझ आएगा बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे, समझ में आया? और डॉट का मतलब तेरी आंखों में, दिख रहा है? तेरी आंखों में। डॉट का मतलब तेरी आंखों में। ओके सर, मजा आया। क्या इसका जरूरत है सर? अरे जरूरत नहीं होता तो क्यों पढ़ाता? दिखाया ना अभी तुरंत। अभी रुको तो केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन का फील दिलाता हूं। रुका हुआ अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड किसी काम का नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा सर, समझ आया। जब तक किसी चार्ज को कोई वेलोसिटी ना दे दो तब तक यह प्रभाव पैदा ही नहीं करता, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब मजा आया ना सर? ऐसे बताया करो ना आप। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया है तुम्हें वेक्टर में, हाथ घुमाने के लिए, वो काम आएगा। हाँ सर, चलो आ जाओ। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां v वेलोसिटी से दिया अंदर की तरफ v, कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, तो ये क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाता है। कैसा? q चार्ज v क्रॉस b, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये राइट हैंड थंब रूल है। पहला वेक्टर ये है तो फिंगर डालो, दूसरा वेक्टर की तरफ पाम, ये हथेली डालो। अगर किसी को ये सब चीज में दिक्कत है तो तुम वेक्टर का लेक्चर जाके देखो, मैंने अभी प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर क्लिक करो, डायरेक्शन सिखाया है एक क्लास में भैया। फिंगर पाम थंब, फिंगर पाम थंब। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। वेलोसिटी की तरफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम। तो v क्रॉस b करने से फोर्स ऊपर लगता है, तो फोर्स ऊपर लगने के चलते ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा नाचेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल का कलर चेंज करता हूं। जब ये थोड़ा नाचा तो अब यहां पे फोर्स कैसा लगेगा वो देखो। अब इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अब फोर्स इधर लगेगा। अरे वाह सर, क्या बात है। तो थोड़ा और नाचेगा। अब वेलोसिटी इधर की तरफ है, फोर्स इधर लगेगा, थोड़ा और नाचेगा। अब वेलोसिटी इधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, थोड़ा और नाचेगा। इसको नचाते 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 ऐसे कर देगा। ओहो, इसका मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे चला जाता है। अगर बड़ा सा फील्ड ले लो, जैसे कि यहां पे और भी डॉट 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 मैं दे देता हूं तुम्हारे सहूलियत के लिए, और भी मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं।
तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, वो इस तरीके से, इसका जरूरत है क्या सर, यस इसका जरूरत है, वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में नचा देगा, जैसे यहां पे देख रहे थे। अगर यहां से मैं फेंकता किसी चार्ज पार्टिकल को तो क्या होता सर, वो पूरा का पूरा इसको घुमाते 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 ऐसा कर देता। अरे मजा आ गया सर। अभी मैंने सिखाया कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ ऐसे भी नाचा, मान लो यहां से यहां तक नाचा, मान लो टुक टुक किसी आर्क पे नाचे, या टुकाक किसी सेमी सर्कल पे नाचे, या फिर टक 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 पूरा सर्कुलर पाथ पे नाचे, हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इस सिचुएशन में वो फोर्स यही देता है, मैग्नेटिक फोर्स। अभी हम पढ़ेंगे तुरंत से बोर्स, रदरफोर्ड, उसने बोला इलेक्ट्रॉन नाचता है, तो इलेक्ट्रॉन और सेंटर के बीच में कोई फोर्स होगा, हाँ बताओ, मजा आ रहा है अब तुम्हें, तभी ये कोई सर्कुलर पाथ पे नाचता है। यानी कि अगर यहां पे सेंटर है और ये चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज एम मास का, ये इस बार ये निगेटिव चार्ज होगा। क्यों सर, क्योंकि V क्रॉस B जब करोगे तो जिधर डायरेक्शन आता है उसका उल्टा होता है निगेटिव चार्ज में। यही सिखाया अभी तुरंत कि निगेटिव चार्ज के ऊपर हमेशा उल्टा करना होगा, जो भी तुम निकालोगे उसका उल्टा कर देना। तो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज था तो उसके ऊपर फोर्स इधर था, निगेटिव में उल्टा कर दिया। वैसे यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज में V क्रॉस B ऊपर आया, अगर ये निगेटिव होता तो नीचे करते या ऐसे चक्कर मारता। अच्छा, यहां पे निगेटिव चार्ज है लेकिन ये जो है ये बाहर की तरफ है, तो V क्रॉस B करेंगे, नीचे आया लेकिन नीचे नहीं ऊपर लेंगे। मजा आया सर। B इधर है और B बाहर है ना यार, डॉट का मतलब आउटसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन तुम्हारी आंखों में। ओके सर, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कल पे नाचता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, और वो फोर्स यहां पे कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि V और B के बीच का एंगल यहां 90 डिग्री है। V ऐसे है और B तेरी तरफ है, कितना एंगल हुआ बता, 90 डिग्री है ना। V और B के बीच का एंगल कितना हुआ बता, 90 डिग्री। देख V इधर है और B इधर है, B इधर है B इधर है, 90 डिग्री का एंगल है। या फिर इस बार में इस फोटो में क्या है, V इधर है और B अंदर है, देख कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ पे नाचता है तो एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, और यही वो फोर्स है जो सेंट्रीपीटल होता है, सेंटर की तरफ है, इसीलिए ये सर्कुलर पाथ में नाचता है। यानी कि सेंट्रीपीटल फोर्स जो भी इस दुनिया में है उसे mv²/r से डिनोट करते हैं। कोई भी चीज यहां पे अगर सर्कुलर पाथ पे कोई भी चीज नाच रहा है तो ये जो फोर्स होगा मैग्नेटिक, इस केस में वही सेंट्रीपीटल होगा। और सेंट्रीपीटल कोई भी है, अगर किसी का मास m है, वेलोसिटी v है, तो सेंटर और रेडियस मान लो r है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ये नाच रहा है, तो इस दुनिया में हमेशा सेंट्रीपीटल फोर्स जो होगा वो हमेशा mv²/r होगा। यह है सेंट्रीपीटल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है यहां पे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा है। देखो जब रस्सी को मैं नचा रहा था एक मास डाल के, तो इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये टेंशन फोर्स इसके अंदर है जो प्रोवाइड कर रहा है। अभी तुरंत पढ़ेंगे रदरफोर्ड, उसमें कौन प्रोवाइड कर रहा है। रदरफोर्ड में अभी पढ़े नहीं है, समझेंगे इस सब चीज को कि न्यूक्लियस में एक चार्ज होता है, वो पढ़ेंगे, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन है जो अभी सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो यहां पे प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी ये नाचेगा, तभी हमें रदरफोर्ड बोर्ड समझ में आएगा। अच्छा, तो सर्कुलर पाथ पे नाचने के लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए होता है जो mv²/r होता है। हाँ, इस बार ये जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है QVB के बराबर। अब जब यहां से देखोगे तो एक V खुपाच और टकाक हो गया, ये रेडियस जो होगा वो कितना हो गया, ये ऊपर ये नीचे, mv/qb। देखो mv तुम पढ़ते हो 11th में, मैकेनिक्स में पढ़ते हो मास, वेलोसिटी, फोर्स, यही सब, और चार्ज और मैग्नेटिक पढ़ते हो 12 में।
तो मैं इसको हमेशा बोलता हूं 11th क्लास बाय 12th क्लास। बोलो मजा आया क्या? अच्छा, ये सारा चीज 12th क्लास का है। हाँ बेटवा, तो आर का वैल्यू तुम्हें मैंने सिखा दिया खेलते खेलते। आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। जरा सा इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं आप। बोलो मजा आ रहा है क्या तुम लोगों को यहां तक? कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। वो हमेशा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। इस जगह पे वो सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल को तुमने रखा था और इसको जब तक वेलोसिटी नहीं देंगे ये काम नहीं करेगा। तो अब हमें समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट थॉमसन ने देखा था ई बाय एम रेशियो निकालने में। यस, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। और वही तरीका ही था उसने जो यूज किया था, ई बाय एम रेशियो। अच्छा, 1.7 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी कैसे निकाला था ये ने? अभी पढ़ेंगे, ये पूरा सिलेबस में है बेटा। तो ई बाय एम रेशियो कैसे निकाला थॉमसन ने? ऐसे ही निकाला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तुम्हें यही सब नहीं आता, खाक समझ में आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, पता? अब मजा आ रहा है यहां तक? तो एक और एक्सपेरिमेंट देखो जल्दी से। पसीना पसीना हो जाता हूं यार। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दिया सर आपने, अब मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। देखो ये डॉट है ना, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तेरी तरफ है। अच्छा सर, मैंने स्टार्ट किया। देखो ये चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया। देखो 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 देखो, सर्कुलर पाथ पे नाच रहा है ये। हाँ सर, सर्कुलर पाथ पे नाचने की कोशिश हो रही है। अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल का पॉजिटिव चीज को निगेटिव कर देता हूं। देखो उल्टा घूमेगा, ये उधर घूमेगा। अब देखो, इसको निगेटिव किया, देखो रन करो। देखो निगेटिव चार्ज में उल्टा घुमा था। यहां पे मेरे पास है टेक्निक, इधर करूंगा निगेटिव, इधर करूंगा पॉजिटिव। देखा, इस बार मैंने कम वेलोसिटी दिया तो चक्कर मार के रख दिया ये पूरा का पूरा। अब इसको और सेट करता हूं मैं, यहां पे वेलोसिटी थोड़ा और बढ़ाता हूं मैं। ओके, मास थोड़ा कम कर देता हूं मैं। ओके, और ये चार्ज पॉजिटिव रख देता हूं मैं। ओके, अब रीसेट करता हूं। देखो सारा हटा दिया। अरे सॉरी, क्लियर ट्रेसेस, गलत कर दिया मैंने। इसको कर दिया मैंने, वेलोसिटी और बढ़ा दिया, मास कम कर दिया, ये कर दिया। अब देखो 100 रेडियस। चलो स्टार्ट करता हूं, देखो क्या होगा। देखो 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 देखो, ये बड़े से रेडियस पे काम करना शुरू किया। अब इसको मैं और चेंज करता हूं, वेलोसिटी को कम करता हूं। देखना छुटकी रेडियस पे नाच जाएगा। अब स्टार्ट करो। देखो छुटकी रेडियस पे नाचेगा। देखो देखा, ये सब क्या है? ये बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नाचेगा। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस कर सकता हूं क्या? ऐसा टेक्निक है हमारे पास क्या? मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर पाऊं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यहां पे शायद, यहां पे, हाँ ये हो गया चेंज। ये क्रॉस दिख गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। अब वही सब चीज है, बस मैंने ये चेंज किया, ये पलटी मारेगा। देखना, देखो उल्टा घूमेगा। अब देखो, देखा छोटे रेडियस पे, क्योंकि मैंने इसे चेंज कुछ ज्यादा कर दिया। अब इसको थोड़ा कम चेंज करूंगा तो देखो बड़े रेडियस पे जाएगा। देखो, देख रहे हो, ये कोशिश कर रहा है सर्कुलर पाथ बनाने की। अगर मैं इसका यहां से बीच से छोड़ देता तो ये पूरा सर्कुलर पाथ घुमाता। यानी कि तुम्हें मैंने क्या समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे घूमता, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे घूमेगा। तो याद रखना क्या सर, ये जो पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ये कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ। अच्छा, और ये कैसा पाथ है? जल्दी से बताओ। ये पैराबोलिक पाथ। कौन सा? जो अभी ऊपर सिखाया तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। यहां पे ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक इन नेचर। क्या ये प्रूफ कर दोगे क्या? हाँ ये भी प्रूफ कर देंगे, ये भी प्रूफ होता है, लेकिन बहुत नहीं पढ़ाएंगे अभी। जितना काम का है वो पढ़ा देते हैं। पैराबोलिक पाथ। अब देखो कैसे तुम्हें सेकंड नहीं निकलेगा, तुम तुरंत खटाखट सब समझोगे। अब मजा आएगा जब तुमने यहां पे देखा भैया कि पूरा बीच में देते हैं तो सर्कल में नाचता है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई गेम मैं करूं, इस तरीके से कोई गेम मैं करूं, तो क्या होगा जरा सा देखना। सब चीज को रिट्रेस करो। अब मैं चाहता क्या हूं कि यह इस तरीके से नाचते हुए यहां से निकले। मेरे दिल की इच्छा ये है, ये सर्कल नहीं बनाए, या ऐसे 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 निकले। बोलो, तो वेलोसिटी काफी कम कर दो तुम, या वेलोसिटी काफी ज्यादा करो? ज्यादा करो। मास क्या करो?
मास भी ज्यादा कर दो, चार्ज ज्यादा करो, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करो। चलो देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव में ज्यादा कर दो, निगेटिव मतलब अंदर। अब देखते हैं स्टार्ट करके, तब चेंज करेंगे। ये तुरंत से नचा दिया, अब मैं वेलोसिटी को कम करता हूं, फिर स्टार्ट करके देखते हैं क्या हो गया, और तुरंत से नचा दिया, यानी कि वेलोसिटी जाना होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को कम करो। अब स्टार्ट करो, देखो क्या होता है। हाँ अब आ गया, पकड़ में आ गया ना, पकड़ में तुरंत आ जाता है। देखो क्या हुआ, यस यही चाहिए था मुझे, और इससे भी बढ़िया चीज चाहिए मुझे। रुको थोड़ा और कम करो, और वेलोसिटी को बढ़ाओ, वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, और चार्ज को भी बढ़ा देते हैं। तो ये देखो, चार्ज भी बढ़ाओ, चार्ज बढ़ाओ, चार्ज बढ़ाओ। अब देखो वो यहां पे कहीं निकलेगा, दूर जा, ये चीज चाहिए मुझे, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। यानी कि अब सारे पाथ को रिट्रेस करके एक बार स्टार्ट मारता हूं। देखो ये नाचते 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 यहां पे गया, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या है सर, ये जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये पूरा घूम के इधर चला गया। तो जाना चाहिए ऐसे और गया ऐसे, तो ये जो एंगल टर्न लिया, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल। क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन पॉसिबल है? यस। अगर ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैपेबल नहीं है, इसको सर्कुलर पाथ में, ये कोशिश करेगा सर्कल में नाचने का, लेकिन वो डिपेंड करेगा किन किन चीज पे, वो रेडियस जो तुमने निकाला है और वो जो सर्कुलर पाथ चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, चार्ज कितना है, वेलोसिटी कितना है, तभी तो ये पूरा सर्कल पाथ निकाल पाएगा। घूमेगा हमेशा सर्कुलर पाथ पे, लेकिन एग्जैक्ट सर्कल बना पाएगा नहीं बनाएगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम किस जगह पे फेंके हो, कहां पे फेंके हो। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होता है। अब जरा सा ये देखो जो जे जे थॉमसन ने यूज किया, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो उसमें भी डिफ्लेक्शन होता है। अब जरा उस डिफ्लेक्शन को देखो, फिर से मजा आ जाएगा तुम्हें जीवन का, जबरदस्त। ओके सर, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ओके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ओके कोई परेशानी नहीं है, हाँ सर कोई परेशानी नहीं है, ओके चलो। कोई चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका, अभी मुझे नहीं पता ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, हाँ सर, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा V क्रॉस B ऊपर की तरफ, ये नाचेगा ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे आके निकल गया मान लो, ये नाचेगा मान लो ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे आके मान लो निकल गया। यहां के बाद तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो ये ऐसे ही चला जाएगा। देखा, अब ये कैसे निकलेगा सर? तो हमेशा ये किस सर्कुलर पाथ पे नाचता है, उसका सेंटर निकालने का तरीका है कि सबसे पहले V क्रॉस B करो, इधर आया एक लाइन खींच लो, ओके, और यहां पे भी V क्रॉस B करो, एक लाइन खींच लो। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमेशा वही सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। इतना आसान बना दिया। V क्रॉस B निकालो, कहीं पे भी V क्रॉस B निकालो, देखो सब जगह वहीं से जाएगा ये, देख रहे हो, लेकिन अंतिम और यहां पे निकाल लो। अब मान लो ये यहां से यहां तक कुछ दूरी तय किया, ओके सर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, बहुत मजा आ रहा है हमें। इस चार्ज पार्टिकल को जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा इफेक्ट हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल नाचते हुए इधर चला गया। देखो ये चार्ज पार्टिकल नाचते हुए इधर चला गया। थोड़ा बढ़िया डायग्राम नहीं बनाया मैंने, मजा थोड़ा सा कम आ रहा है मुझे, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो ये जाना चाहिए था इसे ऐसे, लेकिन ये घूम गया। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल थीटा। तो यहां जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो ये एंगल होगा थीटा। और फिर से जे जे थॉमसन ने बोला कि डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता पाए? डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज थ्रोन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बता पाएंगे? जब ये डिफ्लेक्शन एंगल निकालने का औकात होगा हमारा, तो हमेशा ये जो वेलोसिटी या रेडियस है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कितना हो गया 90, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ओके। और ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, हाँ सर बहुत बढ़िया। तो ये क्या है रेडियस, और ये दूरी कितना तय किया, मान लो ये दूरी को नाम दे दो कुछ, मान लो इस बार भी ये L डिस्टेंस कवर करके चला गया, या D डिस्टेंस मान लो, इस बार D डिस्टेंस कवर करके ये निकल गया, D डिस्टेंस कवर करके ये निकल गया। तो अब देखो अगर तुम ध्यान पूर्वक, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा,
ये जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल है 90 और ये 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां पे एक ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90, ये कितना है थीटा। कैसे निकाला सर? पूरा ट्रायंगल का तीनों का सम 180 होता है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये दोनों खत्म, बचा 90 और 90 180। तो ये एंगल हमेशा वही होता है जो डिफ्लेक्शन एंगल। मजा आया? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में, क्या ये सब सिलेबस में है? सब सिलेबस में, सब सिलेबस में है। मैं इतना तगड़ा बढ़िया कैसे ये सब बता रहा हूं? क्योंकि मैं फिजिक्स का मास्टर हूं और केमिस्ट्री तो बढ़िया पढ़ाऊंगा ही। अब ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक एक लाइन एनसीईआरटी का फील करवाऊंगा। तो यहां से समझ में आया कि ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है सर, वो कैसे निकलेगा? अरे लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नहीं लगा पाओगे क्या? ये तो बस फील करना था ना यार। साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो ये डी बाय आर हो जाएगा। तो ये डी और आर का वैल्यू अभी तुरंत बताया, 11th क्लास बाय 12 क्लास, 12 क्लास ऊपर जाएगा। अरे रे 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 रे, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या बोल दिया सर? साइन का ग्राफ सिखाया है मैंने तुम्हें, ऐसा होता है सांप की तरह। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो 90 से छोटा है, 90 से छोटा में ये बढ़ता है। तो इसीलिए ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, फिर से बोला जे थॉमसन ने कि डिफ्लेक्शन एंगल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो ये क्यू के प्रोपोर्शनल। अच्छा, डिफ्लेक्शन एंगल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। और डिफ्लेक्शन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अरे रे रे रे, क्या जबरदस्त चीज बोला जे थॉमसन ने। कहां से केमिस्ट्री है? तो फिजिक्स था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अभी बताता हूं पेज कौन सा है। डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और डिफ्लेक्शन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या? अगर मास जो चार्ज पार्टिकल है उसका बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, थोड़ा ही घूमेगा। इसका इफेक्ट यहां पे देखो। अब तुम मजा यहां पे दिलाता हूं। मास अगर कम करोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अभी ये इतना नाचा है, अब देखना थोड़ा ही नाचेगा। मास कम करोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अरे सर ये गेम हुआ। ये डिफ्लेक्शन कम हुआ या ज्यादा हुआ? मास कम किया मैंने, कम किया या नहीं किया? मास कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, ये ज्यादा किया, ये कम किया। इफेक्ट कैसा हो रहा है जल्दी देखो। अब देखो, मास बढ़ा रहा हूं, मास बढ़ाया मैंने, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ? कम या ज्यादा? ज्यादा हुआ यार, बिल्कुल। देखो देखो देखो, अरे यार इसका तो कहानी सेट कर दिया। इधर देखो, फटाफट से देखो। हमारे डिफ्लेक्शन में फॉर्मूला में क्या आया है? एम नीचे आया है, यानी कि मास थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, मास कम करोगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अरे सही तो बोल रहा था यार मैं। मास कम किया मैंने तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। ज्यादा मतलब कोई आदमी जा रहा था वो 90 डिग्री घूमा, और कोई आदमी जा रहा था वो 180 डिग्री घूमा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ ना यार। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास अगर कम करोगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब वो पहले 90 घूमा, अब 180 घूम रहा है। फिर से चेक करो, फिर से चेक करो दोबारा से। देखो मास अभी 10 × 10⁻25 है, ज्यादा है मास। देखो डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम होगा। देखो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। कैसे पता? जा रहा था ऐसे और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, इतना एंगल घुमाई। लेकिन इस बार मास को अगर कम कर दिया मैंने, अब देखो जा रहा था ऐसे और ये ऐसे जाते ही ऐसे चक्कर मार दिया भैया। देख रहे हो ना ये डॉट डॉट डॉट, जा रहा था ऐसे बिल्कुल घूम गया। यानी कि कोई पहले जा रहा था ऐसे, थोड़ा सा घुमा था, फिर कोई जा रहा था ऐसे, फिर ऐसे घुमा था, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। और कोई जा रहा था ऐसे और पलटी मार दिया भैया, वो तो 180 डिग्री घूम गया सर। यानी कि जब ऐसे घुमा, जा रहा था ऐसे और चला गया ऐसे, यानी कि 180। यानी कि मास बढ़ा, घटाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ा, मास बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन घटा, मास के इनवर्सली। अब देखो चार्ज, चार्ज रिट्रेस करो, रिट्रेस करो, रिट्रेस, क्लियर ट्रेसेस। चार्ज के क्या है? प्रोपोर्शनल है।
चार्ज बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, देखो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, सर्कल मारेगा। चार्ज घटाया तो डिफ्लेक्शन कम होगा, देखो। अब इस बार ये चार्ज जो घटा रहे हैं अपन, इसमें इफ घटाने का मतलब है स्ट्रेंथ, मैंने पूरा इधर लेके चला गया, अब देखो पक्का ये दूर जाएगा। पहले 180, अब ये 180 नहीं है, ये ऐसा कुछ है, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि मान लो मैं जा रहा था इधर और ये 90 हुआ, मैं इधर गया, ये एंगल पे जा रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं एंगल पे जा रहा हूं, देखो ध्यान से। और पहले वाले में क्या था, मैं जा रहा था इधर और 180 डिग्री टर्न कर लिया। यानी कि ये सब चीज जे थॉमसन ने यूज किया भैया। अच्छा सर, तो ये तो बड़ा बढ़िया तरीके से आपने बता दिया हमें कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। लिख लो इसको तुरंत। सिमिलरली ये तीनों चीज वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, देखो। हाँ सर, अभी तो पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन, कहां चला गया, उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं सर, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, डिफ्लेक्शन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये तीनों वैलिड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है। अब जे थॉमसन ने क्या किया, एक चार्ज को भेजा, हाँ सर, चार्ज को भेजा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लगा के। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इधर, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मान लो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान से। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लगाया, यस। ऐसे केस में एक फोर्स काम करने लगता है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, हाँ। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, मान लो नेगेटिव चार्ज है, मान लो इसका मास m है, वेलोसिटी v है, फेंका मैंने, तो क्या हुआ वो देखो, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, कितना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में लगेगा, देखो कितना, Q इंटू ई लगेगा, यस। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे लगता है, V क्रॉस B, इधर आया ऊपर, लेकिन है निगेटिव तो नीचे। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आया, नीचे, कैसे किया, दोबारा से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे हो गया, QVB, कैसे निकाला, अभी पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स निकलता है Q इंटू ई से, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगता है, इसलिए ऊपर लगाया। और यहां पे मैं वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड, ताकत लिख रहा हूं, कितना ताकतवर है वो। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या हो गया, QVB। अब वेक्टर लिखूंगा तो V क्रॉस B लिखना पड़ेगा यहां पे मुझे। अब V क्रॉस B लगाया, लेकिन ये चार्ज निगेटिव है, तो जिधर ये फोर्स आएगा उसका उल्टा, तो ये V क्रॉस B आया ऊपर, लेकिन क्यों निगेटिव चार्ज है तो नीचे। अब सुनो, अगर मैं बोलूं जैसे कि बोला जे थॉमसन ने कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेट किया गया कि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाए, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा। ये कब संभव है जरा बताओ मुझे, ये संभावनाएं कब जागृत होगी। जैसे मैं जा रहा था इधर, एकदम से दो आदमी मेरे ऊपर आया, एक इधर खींचा एक इधर खींचा, दोनों ने बराबर खींचा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, मैं वैसे ही जाता रहूंगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया। मैं जा रहा था इधर आराम से, एक ही इंस्टेंट पे दो आदमी मेरा हाथ को खींचा, लेकिन दोनों ने बराबर खींचा, तो जितना ये वो अलग बात है कि मेरे मसल्स का ऐसी की तैसी हो गई होगी, क्या पता हड्डी उड्डी सब निपटा दे, लेकिन अगर मेरे में ताकत है, मेरे मसल्स में जान है, तो ये खींचा दोनों बराबर कर दिया, तो मैं ऐसे निकल आऊंगा। क्योंकि मैं जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से तब जाऊंगा जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए। ये तगड़ा चीज यूज किया गया, कुछ एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बस आंसर लिखा हुआ है भैया, ये सब लाइन लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूं ना एनसीईआरटी खोल के, टेंशन मत लो। तो ये अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, यानी कि चार्ज पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये कब संभव है, चार्ज पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर लगे, दोनों अपोजिट।
हाँ, इसका मतलब ये तब संभव है जब ये QE और QVB बराबर हो जाए, QE और QVB बराबर हो जाए। अब ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी पता ही नहीं है, डिस्कवरी कहां की है, अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ये दोनों निपट जाएगा, ये और ये खत्म। तो देखो यहां से जे थॉमसन ने इस वेलोसिटी का यूज किया था E/B के बराबर। अरे वाह वाह वाह, वेलोसिटी ई और बी के रेशियो से निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उसने लगाया उसे पता था, मैग्नेटिक फील्ड कितना उसने लगाया उसे पता था, उसे पता चल गया कि उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था। अगर उसे उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी पता चल गया तो उसके पास इस चार्ज पार्टिकल के बेसिस पे जो काइनेटिक एनर्जी था उसे वो पता चल गया। अरे भाई साहब, तो काइनेटिक एनर्जी कितना पता चल गया उसे, 12mv²। और ये v कितना है, 12me/b का होल स्क्वायर। अरे वाह, क्या जबरदस्त गेम किया जी। इतना काइनेटिक एनर्जी उसका जो पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका पता चल गया उसे। अब एक और कॉन्सेप्ट, तब केमिस्ट्री का धुआं धुआं उड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, ये मैंने बताया अभी तुम्हें, तो इसके ऊपर एक एनर्जी आता है, वो एनर्जी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होता है। इस चार्ज पार्टिकल को एक एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है, एक एनर्जी मिलता है। ये एनर्जी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो E/V के बराबर होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कोई भी जनरल चार्ज पार्टिकल है, तो उसका जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा Q/V। यानी कि अगर कभी भी ये कोई बोले कि कोई चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल दिया या कोई चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो वो चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है Q/V। और पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा के इतना बना दिया था, क्या बना दिया था, 12mv² का। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होगा। दोनों को बराबर करो, मजा आएगा जीवन में। इसको अभी रुको, अब होल्ड करो। अब ये दोनों काइनेटिक एनर्जी है, इसको अभी करेंगे अपन यूज, टेंशन मत लो। अब शुरू करते हैं अपन, क्या है सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपने। याद रखना, कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ठीक है सर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स सब पता चल गया तो मजा आएगा ना अब समझने में। अब आया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, अब आया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। देखो मजा आएगा। कैथोड रे, ऐसा नहीं है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब सिर्फ कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था। उस टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब खूब जगह यूज होने लगा था। क्या है सर ये डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसमें हाई पोटेंशियल जनरेट करके चार्ज को आयोनाइज किया जाता था, गैस को आयोनाइज किया जाता था, उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो क्वेश्चन आया डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, तो एक ऐसा ट्यूब बना लिया एक, ओके। बहुत सारा तरीका है आयनाइजेशन का, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब यूज कर रहे हैं। उसमें करते क्या है, दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। यह सबसे पहले फैराडेज ने दुनिया वालों को बताया था। फैराडेज लॉ जो इलेक्ट्रोलिसिस किया था फैराडेज ने, एक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डाला और उसने देखा कि कुछ चीज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। मैटर, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मैटर डिपॉजिट होने लगता है। ये किसने बताया था? फैराडेज ने। यहां पे जो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ उससे पहले फैराडेज ये चीज बता चुका था कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में या फिर दो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डालेंगे और उसमें देखेंगे हम, अगर करंट पास कराया जाए तो कुछ मैटर डिपॉजिट होता है इस इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? कोई भी चीज इलेक्ट्रोड्स हो सकता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव चीजों को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स को। जनरली कार्बन, ग्रेफाइट्स, इन सब का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में। ठीक है बेटा, अब सुनना ध्यान से। ये किसने बता दिया था? बहुत पहले फैराडेज बता चुका था।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भैया ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन का हम पता कर सकते हैं, ये उसे नहीं पता। फिर यहां पे जब एक्सपेरिमेंट हुआ भैया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो देखो। हमने ये वाला एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। इसमें क्या होता है सर, डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे हम एक इवेक्युएटेड पंप लगा देते हैं, जिससे हम इसके अंदर के प्रेशर को चेंज करते हैं, गैस निकाल निकाल के इसके अंदर के प्रेशर को चेंज करते हैं। वॉल्व लगा दो, यहां पे एक वॉल्व लगा के ये काम हम किया जा सकता है। वॉल्व को हम नट बोल्ट लगा के कम ज्यादा करेंगे, खींचेंगे, गैस निकला देंगे, फिर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर को कम करने का तरीका है ये इवेक्युएटेड पंप लगा देते हैं यहां पे। इसके अंदर का गैस को निकालता रहेगा, प्रेशर कम करता जाएगा, प्रेशर कम करता जाएगा। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस का आयनाइजेशन होता है उसका बहुत सारा तरीका है। एक तरीका यह है कि तुम हाई पोटेंशियल जनरेट कर दो, हाई पोटेंशियल जनरेट कर दो। और हाई पोटेंशियल जनरेट अगर किया तुमने, हाई पोटेंशियल कितना होता है, हाई पोटेंशियल का मतलब होता है, जनरली लोग बोलते हैं 10 किलो वोल्ट, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। 10 किलो वोल्ट 20,000 वोल्ट भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं। हाई पोटेंशियल डिपेंड करता है गैस के आयनाइजेशन पे भी। कौन सा गैस करते हो, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, फ्लो करवा सकता है अपने अंदर। तो कोई गैस जनरली, एयर में बहुत सारे गैस हैं, वो करंट को फ्लो नहीं कराता है। जैसे तुम एक तार ले लो, यहां पे एक दूसरा तार ले लो और ऐसे बैटरी वैटरी लगा लो, सब कुछ कर दो, तो ऐसे अगर यहां पे एयर मॉलिक्यूल है, सब कुछ है, या गैस ही ले लो कोई भी, तो अगर गैस में करंट फ्लो होता तो तुम्हारा बल्ब अपने आप जलता है, ये तार कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आयनाइज होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग देखे हो कहीं पे, तुम खेत वेत में जाते होगे, इधर उधर कहीं जाते होगे, या पार्क वार्क में हाई टेंशन वायर क्रॉस करता है, देखियो हाई टेंशन वायर क्रॉस करता है, देखियो तुम लोग बोलते हैं हाई टेंशन वायर 20,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, उसके आसपास के रीजन में जाओगे ना तो आवाज होगा बिन। सुने हो? तो कितने लोग सुने, कमेंट करके बताओ अभी तुरंत, बताओ सुने हो ये चीज? कहीं पे हाई टेंशन वायर के पास जाओगे ना, आवाज करेगा बिन। क्या हो रहा होता है पता है? वो वहां के एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज कर रहा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, हाँ भैया, और इसीलिए वो आवाज आती है। कभी थोड़ा सा आवाज होगा, चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और लगातार कंटिन्यूअस आवाज होगा तो समझो वो लगातार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा। इसीलिए लोग बोलता है कि हाई टेंशन के नीचे जाओगे तो कभी कभी देखो लोग चिपक जाता है, तुम लोगों को करंट निपट जाते हैं हाई टेंशन वायर के नीचे, क्योंकि वहां का मॉलिक्यूल जो है एयर का, वो आयनाइज हो गया है, उसमें प्लस माइनस आयंस हो गए हैं, वो करंट को फ्लो कराने के लायक बन गया है। तो जनरली कोई भी गैस, एनी गैस, इट डजंट मीन कि हाइड्रोजन यूज करें, ऑक्सीजन यूज करें, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कोई भी दुनिया का गैस इसमें यूज किया जा सकता है डिस्चार्ज ट्यूब में फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथेड्रल। इट इज नॉट नेसेसरी कि हाइड्रोजन यूज करो, कोई भी यूज किया जा सकता है। क्यों सर? क्योंकि कोई भी एटॉम है, ये एक्स एटॉम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स एटॉम क्या होता है? आयन में कन्वर्ट हो सकता है, एक्स प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। और यही मैकेनिज्म यूज हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में। तो जनरली लोग बोलते हैं कि ये H2 को हमने ब्रेक किया, H2 को हमने ब्रेक किया, H और H, बहुत सारा इंडियन राइटर के बुक्स में ये सब लिखा रहता है हमेशा यही। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, तुम कोई भी गैस इसमें ले सकते हो फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथेड्रल। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब ये बॉन्ड को तुमने ब्रेक किया यहां पे, तो ये अलग ये अलग, तो एक हाइड्रोजन बना। अभी ये बहुत काम का चीज है जो बढ़ा रहा हूं। अब यह हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन आयन में, H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में। अब यह हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस से। बोलो मजा आया? बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। तो ये किसी में भी हो सकता है भाई, O2 में हो सकता है, हाँ, ऑक्सीजन में हो सकता है, ये N2 नाइट्रोजन गैस से हो सकता है। क्या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो जाए? यस, मैंने क्या बोला? एनी गैस। फॉर एग्जाम्पल तुम O2 से कर लो एक्सपेरिमेंट, तुम N2 से कर लो एक्सपेरिमेंट, एटसेट्रा, तुम CO2 से कर लो यार। ये कहीं से भी किसी भी गैसेस से यूज हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट। पहला इंपॉर्टेंट बात। तो हुआ क्या, जब तुमने हाई पोटेंशियल जनरेट किया
तो यहां का जो गैस है वो आयनाइज हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइज? आयनाइज का मतलब होता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, ऐसा समझो। जब वो आयनाइज हुआ तो इस तरीके से हुआ, X प्लस और E माइनस दोनों में मिला। इसको हमने बना रखा है कैथोड। इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड मतलब निगेटिव चीज है, ये निगेटिव प्लेट को हम कैथोड का नाम दिया, और इसको हमने नाम दिया है पॉजिटिव प्लेट है ये, इसको हमने नाम दिया एनोड। क्या नाम दिया? एनोड। इसको तुम ऐसे भी समझो, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी से बैटरी का जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल हमेशा हायर होगा। ये निगेटिव पोलैरिटी से जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल हमेशा कम होगा। तो जब हाई पोटेंशियल जनरेट किया तो इसके अंदर गैसेस आयोनाइज हो गया। जब आयोनाइज हुआ गैस तो हुआ क्या, इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे। डार्क रीजन, ब्राइट डार्क रीजन, बहुत एनालिसिस है, बता रहा हूं मैं, जो पढ़ा रहा हूं तगड़ा कंटेंट आ रहा है, टेंशन मत लो। लेकिन वो सब तुम्हारे लेवल में नहीं है तो उतना नहीं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन और आयंस बना, तो क्योंकि ये निगेटिव है तो ये जो X प्लस बन रहा है, ये X कोई भी हो सकता है, इसीलिए कभी किसी भी बुक में ये नहीं यूज करता है, बोलता है गैस है या कुछ भी है। तो ये X प्लस आयन इसके ऊपर अटक जाएगा। क्यों अटकेगा? क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है जो ये पॉजिटिव वाले को खींच लेगा, और क्योंकि पॉजिटिव इधर है तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ इधर आएगा। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें होता क्या क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। एक ग्लास ट्यूब होता है और हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया जाता है। यहां पे तीन चीज लिख लो तुरंत से। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या होता है, जल्दी से बताओ। डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लास ट्यूब होता है, एक इवैक्यूएटेड पंप लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होता है। सारा चीज लिखो, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, नोट्स बनाओ। डिस्चार्ज ट्यूब हैड टू इलेक्ट्रोड्स। डिस्चार्ज ट्यूब के पास और क्या है, जल्दी से, इवैक्यूएटेड पंप है। डिस्चार्ज ट्यूब के क्या है, हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया गया है। हाई पोटेंशियल बैटरी से ये आयोनाइज हुआ। आयोनाइज हुआ कौन? यहां का गैसेस मॉलिक्यूल। तो यहां पे X प्लस आता चला गया, X प्लस को ये अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को ये। अभी तुरंत मैंने बताया है कि अगर तुम कोई हाई पोटेंशियल V पोटेंशियल का बैटरी से ई चार्ज को एक्सेलरेट करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। देखते चलो, मजा दिला रहा हूं, देखते चलो, मजा दिला रहा हूं मैं अब तुम्हें। तो इसके ऊपर ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, कितना? E इंटू वी। हाँ सर, जब ये ताकतवर बना तो यहां पे और भी तो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, इवन न्यूट्रल एटम होगा। ये जो X में लिख रहा हूं वो X न्यूट्रल एटम होगा। ये न्यूट्रल एटम को आके टक्कर मारा खबाच, और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसको X प्लस बना के इधर चिपका दिया कि पॉजिटिव जो बनेगा वो इधर चिपकता जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ आने लगेगा। तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर से क्या हुआ वो देखो, फिर से पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया X प्लस। ये X प्लस X प्लस X प्लस के चलते खूब सारा पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाए यहां पे तो खूब सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पैदा होने लगता है। हाँ, मजा आया। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस रीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको तगड़ा एनर्जी मिलता है और वो खूब सारा टक्कर मार मार के ब्रेक करता रहता है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे एटम है, तो सबको टक्कर मारे जा रहा है, टक्कर मारे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहा है, सबको आयनाइज करता चला जा रहा है। और जब ऐसा प्रोसेस हुआ तो खूब सारे जो इलेक्ट्रॉन निकले तो पहले इस एक्सपेरिमेंट में आवाज आई, कैसा? चढ़ 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 चढ़। यस, और उसके बाद जब और पोटेंशियल बढ़ाया तब वो आवाज कंटिन्यूस साउंड में कन्वर्ट हो गया और वो साउंड जैसे बिन बिन ऐसी आवाज आने लगी। तो लोगों ने सोचा कुछ तो हुआ भैया, क्या हुआ भैया? और उसके बाद ये इवैक्यूएटेड ट्यूब था, इसके अंदर जो गैस है वो गैस डिसाइड करेगा कि यहां पे कैसे कलर्स दिखते हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कलर के बेसिस में। एक हमने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही ये जो यहाँ पे जो भी ये रेज निकल रही थी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमें दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता है आंखों से। तो पता कैसे चला लोगों को कि ये कोई ऐसा चीज है जिसके पास मास है? तो लोगों ने कुछ और एक्सपेरिमेंट, लोगों ने क्या किया,
तो ये बात पता चल गया तुम्हें कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ, हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज का यूज किया गया। क्या यूज किया गया जल्दी बताओ? लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ये टेक्निक है गैस को आयनाइज करने का। बहुत सारे टेक्निक है, मैं भी लाइन से 4 बता दूं, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है। बहुत सारे टेक्निक में ये टेक्निक यूज किया गया, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। जब ये टेक्निक को यूज करके यहां के गैसेस को आयनाइज किया गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ आया और ये निगेटिव चार्ज की तरफ आया। अब लोगों को ये कैसे पता चला कि ये इधर ही आया, इधर नहीं आया? तो यहां पे क्या किया लोगों ने, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जे थॉमसन एक्शन में आए और उसने क्या किया, यूज किया। कौन सा यूज किया जल्दी से बताओ? क्या यूज किया? क्या यूज किया जल्दी से बताओ? इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। इसी में मैं लिख दूं क्या? इसी में मैं लिख देता हूं। मैं वैसे दूसरा लाइन लिखा हुआ था, कैथोड रे डिस्चार्ज टू विद परफोरेटेड एनोड। समझ में आया? परफोरेटेड एनोड क्या होता है वो मैं यहां पे इसी को कॉपी करके नीचे ले आके आता हूं। परफोरेटेड एनोड क्या होता है इसको तुम ऊपर में लिखना। इस एनोड को जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया गया, अब ये परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड एनोड में क्या होता है, कुछ यहां पे गैप्स क्रिएट किया जाता है एनोड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स एंड टेक्निक, और इसके पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जाता है। इसके पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जाता है। इसका क्या फायदा है वो देखो, जिंक सल्फाइड जनरली यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है जल्दी जनरली बताओ? जिंक सल्फाइड, ZnS। एनसीईआरटी में इस फोटो को कैसे बताया गया है, ऐसे बताया गया। तो एनसीईआरटी का ही फोटो कॉपी करता हूं मैं जान के, क्योंकि एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं है आज के डेट। 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। तो यह है क्या, परफोरेटेड एनोड। बात आया समझ में? तो इसके हेडिंग को तुम इस हेडिंग से रिप्लेस कर लेना घर में। परफोरेटेड क्या है ये, परफोरेटेड एनोड। इसको लिख लेना घर में। अभी लिख दूं क्या? लिख लो। ये क्या बोल दिया मैंने, ये एनोड नहीं है, ये कैसा है, परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड एनोड क्या होता है, एनोड को थोड़ा 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 काट दिया अपन ने। अब क्या हुआ, अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इस गैप से आकर टक्कर मारता है, टकाक, और कलर पैदा करता है। अच्छा, फिर दूसरा टक्कर मारता है, टकाक, फिर कलर पैदा करता है। फिर तीसरा टक्कर मारता है, टकाक, फिर कलर पैदा करता है। तो हमने सोचा कि यार ये कलर जो पैदा कर रहा है जिंक सल्फाइड के साथ, ये जो टक्कर मार रहा है, तो ये फ्लोरोसेंट है। क्या है, जेट जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेंट भी बोलते हैं। फ्लोरोसेंट एक वर्ड याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? फ्लोरोसेंट। यह फ्लोरोसेंट में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के टक्कर होने से कलर निकलने लगा। वो कलर किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कलर इस चीज पे डिपेंड करता है कि ये जो तुम्हारा गैस यूज हुआ है, उसमें से कैसे कैसे गैस यूज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैस का अलग अलग होता है। बात समझ में आया? जैसे कि कभी ब्लूइश कलर होता है, कभी रेडिश होता है, कभी एकदम रेड होता है। एकदम रेड कलर जो होगा, ब्राइट रेड कलर, वो नियोन के केस में यूज होता है, दिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज करोगे तो ब्लू कलर दिखेगा, ब्लूइश कलर दिखने लगेगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट गैस पे दिखते हैं इस जगह पे, जिंक सल्फाइड पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आया वो डिफरेंट डिफरेंट कलर निकालने लगा। तो लोगों को लगा कि भैया यहां से कोई चीज निकल के इधर आया है। तो इसीलिए क्योंकि ये कैथोड से निकला तो लोगों ने इसका नाम रख दिया कैथोड रेज। अब कैसे पता चला भैया कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है? तो हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जब हमने प्लेट्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज पार्टिकल जो यहां से निकल रहा था वो निगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट हो रहा था पॉजिटिव की तरफ, उसका रास्ता पॉजिटिव की तरफ बनने लगा। तो हमने बोला अच्छा, ये जो भी चीज निकला है वो एक्चुअल में एक निगेटिव चीज है, और फिर इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन।
ऑल्दो जब जे जे थॉमसन ने यूज किया था वो बता ही नहीं पाया था इसका नाम, उसने बोला भैया ये है निगेट्रॉन क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, लेकिन बाद में सोडी आके उसके नाम को बोला इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमारा डिस्कवरी हुआ है किसका, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में। ऑल्दो ये ट्यूब पहले खूब यूज होता था, लेकिन यूज करके इलेक्ट्रॉन को नेगेट्रॉन करके फिर इलेक्ट्रॉन बनाने का काम किसने किया, ये जे जे थॉमसन ने किया। जे जे थॉमसन एक और जबरदस्त काम किया, उसने चार्ज और इसके मास का रेशियो बता दिया। अब लोगों को कैसे पता चलेगा इसके पास मास है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो और अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो देखो, लोगों ने क्या बोला कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन का पता किया है तुमने, इस इलेक्ट्रॉन में और भी कुछ है, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो लोगों ने बोला कैसे पता बे तेरे को, तो बोला कोई बात नहीं है मैं बताता हूं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ये, इसको बताने का तरीका है। लोगों ने बोला बताओ जल्दी बताओ, तो ये स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल कर रहा है उसको जरा सा देखें। तो यहां पे लोगों ने क्या किया, एक ऐसे क्रॉस बार रख दिया, ऐसे देखियो ऐसा क्रॉस बार, देखो इधर, ठीक है। तो यहां से इसका शैडो बन गया, यहां पे क्या बना दोस्त, इसका शैडो बना, यहां पे इसका शैडो बन गया, देखो इस रीजन का शैडो बना, ऐसा देख रहे हो, इस रीजन में इसका, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे इसका शैडो बना, ऐसा 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 ऐसा, देखो बना दो जल्दी से बनाओ, इसका शैडो डार्क शैडो कलरफुल बना दो क्या, चलो अलग ब्लूइश कलर मान लो निकला। तो ये शैडो कैसा दिखेगा, पहले ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, ये देखो यहां पे इसका शैडो बनना शुरू, देख रहे हो, ये शैडो बना, इसका इसका शैडो यहां पे बना। तो शैडो कब बनता है, जब कोई चीज हो रास्ते में और वो क्या करे, सीधा सीधा चले, जैसे स्ट्रेट लाइन में जैसे लाइट का इफेक्ट होता है। तो लोगों ने बोला अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चलता है, द इलेक्ट्रॉन द चार्ज जो यहां से निकला है मूव्स इन स्ट्रेट रे। तो ये जो हो गया कैथोड रे, कैथोड रे जो होता है वो क्या होता है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लोगों ने यहां से बोला, मजा आया लोगों को। अब एक और एक्सपेरिमेंट में, एक तो इसका शैडो बन गया, प्लस यहां पे सामने एक व्हील रखा गया इसी तरीके से। तो व्हील पे ये क्या किया, ये टक्कर मार मार के व्हील को नचाने लगा। जब व्हील नाचने लगा तो लोगों को पता चला यार कोई चीज ऐसे नाच नहीं सकता है जब तक कि उसको कोई चीज टक्कर ना मारे, इसका मतलब इसके पास मास है। मास का पता कैसे किया था, मतलब ये मैकेनिकल फोर्स लगा सकता है, यानी कि कैथोड रे, ये जो कैथोड रे है उसके पास मास है, मतलब इसके पास एक मैकेनिकल फोर्स की ताकत है। वो कैसे पता चला, कैथोड रे अप्लाइज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स कौन लगा सकता है, जिसके पास मास हो। तो यहां से कंफर्म हुआ कि ये जो कैथोड रे है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास मास भी है। क्या करके, इस चक्कर को देखा तो वो नाचने भी लगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास एनर्जी है, एनर्जी तो ये दे रहा है भैया, जो मैंने अभी तुरंत तुम्हें सिखाया है कि अगर इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो इसके पास अगर वी पोटेंशियल जनरेट किया किसी चार्ज पार्टिकल में। अब ये देखो, अब बड़ा ही ताकतवर चीज निकल के आ रहा है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा पेज निकल के आया है, नीचे लाके रखते हैं। अभी तो मजा दिलाना शुरू किया हूं, अभी देखो क्या से क्या होने वाला। तो यहां से क्या पता चला कि सर आपने अभी बेसिक चीज में हमें यह सिखाया हुआ है कि अगर किसी को भी, अच्छा उसको कॉपी किया था या नीचे लेके चला गया मैंने, कॉपी नहीं हुआ है क्या, चलो कॉपी करो इसको, तुरंत से ऊपर लेके आओ। अभी क्या बताया मैंने, देखो अगर किसी चार्ज को, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को चार्ज करते हो तो उसके अंदर क्या आता है, जल्दी से बताओ, एक एनर्जी आता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो, क्योंकि अब मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया कैथोड रे, तो इसको भी पोटेंशियल से, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा E इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के चलते आया है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, लिखते जाओ ये सब। इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के चलते इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आया। लेकिन ये कैसे पता चला कि भैया इसके पास
अप्लाई कर रहा है मैकेनिकल फोर्स यानी कि मास है, वो ये नाचने लगा, उससे पता चला। इसका शैडो बना, उससे पता चला ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन्स जो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है, सेम डिस्कवरी प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का डिस्कवरी बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि लोगों ने अब यहां पे कर दिया परफोरेटेड कैथोड, तो यहां से कुछ रेज निकलने लगी और इसका इफेक्ट बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह था। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी में लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आई, वो इलेक्ट्रॉन का हुआ पहले, उसके बाद तुरंत से लोग प्रोटॉन का डिस्कवरी कर गए। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी अलग हुआ, बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी में, टेंशन मत लो, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज जमा था, अब यहां पे होल बनाया तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर आने लगा। हाँ, तो उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह था। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है, जरा सा वो देखो, प्रोटॉन का डिस्कवरी की बात करें तो वो X+ है। ये X+ कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन H+ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो उसके चलते होगा, नियोन लोगे तो उसके चलते अलग होगा, नाइट्रोजन लोगे तो अलग होगा, ऑक्सीजन लोगे तो अलग होगा। यानी कि ये X+ आयन है, जो पॉजिटिव आयन यहां पे फॉर्म हुआ है, वो किसी का भी हो सकता है। इसीलिए पॉजिटिव आयन का जो प्रॉपर्टीज है यहां पे, वो इसके अंदर कौन सा गैस है उस पर डिपेंड किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन में ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि अंदर में कौन सा गैस है, ये इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में निकलेगा, ये इंडिपेंडेंट है। और यहां से बताया दुनिया वालों को कि इलेक्ट्रॉन एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एटॉम का, जो सबके लिए सेम है। अरे वाह सर, तो अभी तक जो पढ़ा उसको मैंने समराइज कर दिया कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। बोलो, मजेदार चीज समझ में आ गया? कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। बोलो, डन है। कैथोड्स रे आर नॉट विजिबल, तो हमने क्या किया, हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया, ZNS। क्या यूज किया? ZNS। और वहां पे हमने देखा कि वहां से कलर्स निकलने लगे। बट ये तो नॉट विजिबल है कैथोड रे, जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा उसको कैथोड रेज बोल रहे हैं। देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड और विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसको कहां यूज करते हैं? टीवी पिक्चर ट्यूब, जिसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, वहां पे यूज कर सकते हैं। वहां पे स्क्रीन पे जो पुराने जमाने में बड़ा बड़ा टीवी जो यूज होता था, वहां पे, आजकल तो जो पतला स्क्रीन है उसमें टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गया, वहां पे OLED कॉन्सेप्ट है। हमने 10 साल पहले पूरा OLED पे प्रोजेक्ट लिया था, और देखो आज तुम्हारे सामने दिख रहा है। OLED का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था मेरा, जिसमें कि एकदम केमिकल सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स वगैरह के केस में, इसलिए वो इतना थिनर हो गया। थोड़े दिन के बाद टेक्नोलॉजी ऐसा हो रहा है डेवलप कि तुम्हें ये जो मोबाइल फोन है वो एक पेज जैसा दिखेगा, और इस पेज को ऐसे खोलोगे और इसको बंद कर दोगे, क्योंकि उसके अंदर जो डिवाइस है, ट्रांजिस्टर है, वो सॉल्यूशन का बनना शुरू हो गया। इसीलिए उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक LED कॉन्सेप्ट। तो सोचो तुम्हारा मोबाइल फोन का स्क्रीन इतना पतला हो जाएगा, ये इतना पतला हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह बना हुआ है, वो अभी तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं जिसमें कि सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन उसे अब रिप्लेस किया जाता है किससे? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड से। तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां डेवलप हुआ? पहले CRT ट्यूब था, बड़े बड़े ट्यूब्स बनाए जाते थे, वहां पे पोटेंशियल हाई लगाया जाता था, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल टकराया जाता था फ्लोरेसेंट मटेरियल पे, तब हम टीवी देख पाते थे। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो जाया। पहले चेंज हुआ LED, और अब OLED का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक LED। तो इतना पतला स्क्रीन होगा, तो देखो किस जमाने की बात अपन कर। फिर क्या हुआ कि ये जो कैथोड रे ट्यूब है, जिसको ये हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये दोनों चीज समझ में आ गया। तीसरा हमने क्या समझा? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, ये लाइन कभी जीवन में तुम्हें समझ में आता? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो सीधा सीधा जाके टकरा जा रहा है, सीधा सीधा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। But in the presence of only electric field, only magnetic field, the behavior of the cathode rays
आर सिमिलर टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और यहां से पता चला कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और ये लाइन तुम्हें बढ़िया तरीके से मैं क्यों समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें ये समझाया है। अब देखो कितना तगड़ा मजा आया, क्योंकि ये जो कैथोड रे है निगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो वो कैसे हुआ, ऐसा अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ घूमने लगा, और निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ, तो कैथोड रे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऐसे घूमने लगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी ये रूपरेखा हुआ, देखो जैसे निगेटिव चार्ज मैंने लिया हुआ है, तो निगेटिव चार्ज में इसको अब क्लियर कर दो, तो निगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा है, ऐसे है, तो ऐसे दिखा पाथ बनाते हुए। निगेटिव चार्ज का इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा है, वो देखो चार्ज कैसा है, निगेटिव है पॉजिटिव है, अभी मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो चार्ज पार्टिकल को चेंज करो, देखो निगेटिव चार्ज करो, ये चार्ज अभी 8.9 है, इसको निगेटिव किया, देखो -8.6.6 किया, तो निगेटिव चार्ज किया। अब निगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो कैसा है, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ऐसा, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, रन करो, देखो ये नीचे की तरफ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो निगेटिव चार्ज ऐसे दिखाया, किसने ऐसा दिखाया, इस इलेक्ट्रॉन ने। तो अब हमें समझ में आया सर कि ये इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन का हमने एक्सपेरिमेंट करके ये निकाल दिया है सारा कुछ, उसमें ये लाइन कहां से समझ आया, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों नहीं है तो वो सीधा गया, लेकिन अगर दोनों है तब वो वैसा बिहेव किया जैसा निगेटिव चार्ज करता है। अब निगेटिव चार्ज कैसा करता है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर चक्कर अलग तरीके से मारता है, क्यू वी क्रॉस बी का जिधर डायरेक्शन हो उसका उल्टा मारता है। बोलो मजा आ गया क्या, एकदम तगड़ा जबरदस्त। यस सर, तो तुम्हें और कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पता चला, तुम्हें यह पता चला कि कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, तुम्हें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स निगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज पे अलग होता है। ये सर्कुलर पाथ पे नचाता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है, और नेगेटिव चार्ज में हाथ घुमा के जिधर वी क्रॉस बी आए उसका उल्टा होता है। और हमेशा कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में हो या सर्कल में हो, तब सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है जो mv² के बराबर होता है। तो अभी अपन बोर्ड्स में पूरा उसका यूज करेंगे, फिर से जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया हूं पूरा चैप्टर में यूज कर, मजा आ रहा है सर। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ये दोनों पॉइंट के बाद यहां जगह था, इसीलिए 5th पॉइंट लिखा मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो अभी समझा रहा था मैं कि भैया अंदर का गैस कुछ भी रहे, इलेक्ट्रोड कुछ भी रहे, अगर वो आयन में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेगा सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो कोई भी नेचर ऑफ द गैस है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, और ना ही मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। लेकिन प्रोटॉन डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोटॉन कौन सा गैस है उस पर डिपेंड करेगा भैया, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर कौन सा गैस है उससे इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट को मतलब ही नहीं है, तो वो तो X+ बनेगा। तो ये एक्चुअल में कौन सा गैस यूज हुआ उस पर डिपेंड करता है प्रोटॉन कैसा बनता है। ऑल्दो प्रोटॉन H+ को बोलते हैं, लेकिन इससे पहले अभी रुको, प्रोटॉन पे आएंगे, न्यूट्रॉन पे आएंगे, लेकिन इससे पहले अब मैं एक बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, मजेदार। ये E/M रेशियो, ये बहुत ही खतरनाक यूज, सब पढ़ा चुका हूं, बस इसको 2-4 मिनट लगेगा इसमें। E/M रेशियो क्या है, ये निकाला जीजी तुम, कैसे निकाला, उसने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, उसने एक इस तरीके का चेंबर बनाया, देखो ध्यान से, अब इस तरीके का उसने क्या किया, चेंबर बनाया, देखो ध्यान से, यहां पे कैथोड यहां पे एनोड, ठीक है, यहां पे इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया, फिर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया, फिर उसने देखा क्या क्या हुआ, देखो। अच्छा इसे समझा दूं क्या, चलो कोई बात नहीं है, देखो यहां पे ऐसे बना लो, चलो कोई बात नहीं है, यहां पे एक कैथोड है, ओके, थोड़ा सा थिकनेस बना लो, चलो देखो बताता हूं, एक एनोड है, ओके, एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है, चलो
इसके बीच में हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया इसने। क्या लगाया? हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया इस पे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इस चेंबर को उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में यूज करवाया। ये जो चेंबर तुम्हारा बना हुआ है इसको क्या किया उसने? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करवाया। देखो इधर ध्यान से, क्या करवाया उसने? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करवाया। देखो ध्यान से, मजा दिला रहा हूं मैं। और यहां पे वही फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जो अभी लगाया था इसने। चलो जल्दी से लगा लो तुम भी। चलो ये रहा फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, क्या बात है, मजा आ रहा है। इसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। अब देखो क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं यूज किया उसने, हाई पोटेंशियल दिया यहां पे, तो क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में निकला और यहां पे टकरा गया। देखो पांच, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दो प्लेट लगा के, यहां पे लगाया एक प्लेट, यहां पे लगाया एक प्लेट, इसको पॉजिटिव प्लेट लिया, इसको नेगेटिव प्लेट लिया, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसने, तो क्या हुआ? जल्दी से देखो, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट किया, यानी कि इसका पाथ घूम गया। किधर घुमा? ये यही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाके टकराया, टकाक। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सीधा गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ऊपर गया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड दिया, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया? परपेंडिकुलर। तो यहां पे मान लो नॉर्थ पोल है, यहां पे मान लो साउथ पोल है। इसको मैं बना नहीं पा रहा हूं 3D डायग्राम यहां पे, लेकिन चीजों को समझो। यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल दे दिया, तो क्या हुआ वो देखो। वेलोसिटी इधर है चार्ज पार्टिकल के पास, V क्रॉस B लगा ऊपर, बोलो, लेकिन फोर्स लगेगा नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इसको दिया सिर्फ, तो किधर आया? इधर की तरफ टकराया। तो यहां से इसने कंफर्म किया क्या? कि भैया ये तो पक्का निगेटिव चार्ज है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट किया जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया। जब मैंने नॉर्थ साउथ पोल, यहां पे देखो, नॉर्थ टू साउथ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है। इसको किसी फोटो से नोट कर पाएंगे क्या अपन? कलर यूज कर लो। ये रहा नॉर्थ टू साउथ है, तो यहां से नॉर्थ, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स ऊपर आया, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स नीचे जाएगा, तो ये नीचे की तरफ चला गया। यहां से इसने बताया कि ये क्या है दोस्त? ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ये सोच रहा था कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना मास है, ये बेचारा ये निकाल नहीं पाया, लेकिन इसने एक तगड़ा चीज निकाल दिया। क्या? E/m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला वो E/m रेशियो? अब वो पढ़ते हैं। उसने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। उसने यहां पे E/m रेशियो के लिए, देखो, नॉर्थ टू साउथ इधर है तो कोई बात नहीं है, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, V क्रॉस भी आया नीचे, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैग्नेट यूज किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया, एनोड किया, कैथोड किया, और यहां पे हाई पोटेंशियल बैटरी यूज किया। सर बहुत मजेदार। अब देखो कैसे इसने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया यहां पे E/m रेशियो निकालने में। अभी बताया है मैंने, वही चीज किया इसने। इसने बोला कि अगर मैं यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया हूं, तो इसके ऊपर एक काइनेटिक एनर्जी है, कितना? EV। लोगों ने बोला हाँ बहुत बढ़िया। इसने बोला क्योंकि मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है इसके बीच में ऐसे व्हील्स लगा लगा के कि इसके पास मास है। लोगों ने बोला हाँ। तो बोला अगर इसके पास मास है और इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा जो 12mv² होगा। लोगों ने बोला हाँ। फिर इसने बोला कि अब अगर मैं एक टेक्निक यूज करूं कि मैं एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करूं और एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यूज करूं जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां पे देखो मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ, V क्रॉस भी इधर आएगा ऊपर तो नीचे जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर से ये अनडेविएटेड यहां पे चला जाएगा। लोगों ने बोला हाँ। तो बोला मुझे पता है मैंने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया,
मुझे पता है मैंने कितना मैग्नेटिक फील्ड यूज किया, इसका मतलब मुझे पता है कि ये QE और QVB जब बराबर हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को उसने इस तरीके से सेट किया कि अब डेविएशन को बैलेंस करता गया करता गया करता गया और एक समय ले आया जिससे ये बिल्कुल बराबर हो गया। ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जरा सा। ये देखो, अब मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है वो देखो, ये देखो E/m रेशियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्त? E/m रेशियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्त? E/m रेशियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं E/m रेशियो का एक्सपेरिमेंट। ये देखो, इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो लेबोरेटरी है ये। देखो कैसे बनाया इसने, मजा दिलाता हूं फिर से तुम्हें। फिर से इसको स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पे पहले सब चीज को खत्म करते हैं, एक एक करके देखो एक्सपेरिमेंट को, मजा आएगा तुम्हें तगड़ा। पहले मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया देखो, और प्लेट का वोल्टेज 0 कर दिया, यानी कि ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, जो अभी किया था इसने। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर करते ही ये क्यों हो जाता है? हाँ ऐसा क्यों? दिख कहां रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड? ये वो यहां से एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट से होगा। अच्छा ये गलत कर रहा हूं, चलो इसको 0 करो, इसको 0 करो, यहां नेक्स्ट करो, फिर से 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 नेक्स्ट करो। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रन 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 रन, हाँ यहां पे रन था, देखो सीधा चला गया। फिर से करो, क्या करोगे आप? फिर से रन करो, चलो रन करो, देखो 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 देखो, अभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला सीधा चला गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये देखो प्लेट वोल्टेज बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये पॉजिटिव है तो नीचे जाएगा, रन करो, देखो टिक 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 टिक, पता चल गया ये नेगेटिव चार्ज है। फिर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया, ये देखो डॉट 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 वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इधर करूंगा तो अच्छा डॉट वाला ही है, इसमें क्रॉस का टेक्निक नहीं है क्या? ओके, डॉट मैग्नेटिक फील्ड मतलब तेरी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने रन किया तो ये देखो हालात कुछ बिगड़ा। अब मैग्नेटिक फील्ड में वही मैं बता रहा था, QV क्रॉस B से फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो नीचे जाके टकरा दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ही है इसीलिए ये नीचे गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज करता हूं। पोलैरिटी चेंज करने का टेक्निक नहीं दिया क्या इसने? बढ़िया बढ़िया नहीं बनाया इसने, इसमें और कुछ मैं चेंज करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं चेंज करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स में ऊपर लगाता, तो एक टाइम आता जब ये दोबारा से, ये जो यहां टकराया फिर से थोड़ा चेंज किया, ये जो यहां टकरा रहा है ना, फिर से थोड़ा और चेंज किया, ये जो यहां टकरा रहा है, ये देखो ऊपर इधर पे, तो थोड़ा सा और चेंज किया, तो देखो अब क्या होगा, देखो ये सीधा ही चला गया। ऑल्दो पूरा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसिल आउट करेगा तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन में चला गया। तो अब मजा आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट किया होगा और ये भागता हुआ चला गया होगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। तो यहां पे जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को तुमने कैंसिल आउट करवा दिया, तब क्या होगा जल्दी से बताओ? तब एक और चीज होगा। तो व्हेन FE बैलेंसेस FB, ऐसे केस में डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड बराबर, EE बैलेंस किया था EVB को, E और E खत्म हो गया और ये जो वेलोसिटी है वो E/B हो गया। देखो यही अभी तुरंत सिखाया था, अगर वेलोसिटी E/B है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, कितना आ गया? 12 mv², जो कि मैंने यहां पे लिखा 12 mv²। और इसके पास जो एनर्जी है, अब क्योंकि मैं E क्यों यूज करूंगा, अब मुझे पता चल गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, पता चल गया मुझे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जल्दी बताओ? इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जल्दी बताओ? इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जल्दी बताओ? ये EV होगा। तो अब जे थॉमसन को बड़ी खुशी मिली और उसने बोला ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को जब बराबर किया तो देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मजा आएगा अब तुम्हें। ये जो EV है वो किसके बराबर हो गया? 12 mE²/B², और यहां से E/m रेशियो निकाला उसने,
क्योंकि उसे ये पता था कि उसने कितना पोटेंशियल बैटरी का लगाया था चार्ज निकालने के टाइम पे। अब ये नीचे कर दिया तो ये क्या होगा वो देखो, ये देखो देखो देखो, E बाय एम, एम नीचे, तो ये क्या हो गया, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पी ई स्क्वायर। अब यहां से उसे E बाय एम रेशियो पता चला था, क्योंकि उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो भी उसे पता था, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो भी उसे पता था, वो जो बैटरी का पोटेंशियल लगा रहा था वो भी पता था, ये सब उसे पता था, इसीलिए वो E बाय एम रेशियो निकाल पा रहा था। लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया था, ना ही इसका मास एग्जैक्ट निकाल पाया था, लेकिन उसने E बाय एम रेशियो निकाल दिया था। कितना, अरे वाह, 1.7 इंटू 10 का पावर 11। क्योंकि ये E है चार्ज तो ये है कूलम, और ये मास है तो केजी। 1.7 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी इसने निकाल दिया था E बाय एम रेशियो, ने E बाय एम रेशियो निकाल दिया था। लोगों को बहुत मजा आया यहां पे यार, लोगों को नहीं पता था। आज के डेट में जो तुम्हें पता है E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और यहां पे जो पता है कि 9.1 इंटू 10 का पावर 31, नहीं पता था लोगों को, नहीं पता था लोगों को। उसने सबसे पहले इस दुनिया में निकला E बाय एम 1.7 इंटू 10 का पावर 11। आया मजा तुम्हें, मजा आया। और जब E बाय एम रेशियो निकाल दिया तब आया मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसने फिर आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इसका क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया, और फिर इस फॉर्मूला का यूज करके मास निकाल दिया। तो मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज और मास क्लियर पता चला। जे जे थॉमसन ने तो E बाय एम निकाला था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एनोड एंड। क्या तुम्हें पूरा समझ में आया कि एक्चुअल में कहानी कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है सर? अभी तो भैया इसके ऊपर कहानी पूरा करेंगे। तो फिर से एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो E बाय एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे। तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, क्या, E बाय एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज पे, फिर ये मास ऑफ द पार्टिकल पे, और ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, जो कि मैंने अभी बेसिक में पढ़ाया है तुम्हें। कहां पे सर? इस जगह पे। देखो क्या तगड़ा गेम हुआ। अब तुम्हें पूरा एक एक चीज फील आया कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये आया था QVB बाय MB। ये फिजिक्स में है, सिलेबस में है, 12 में है, लेकिन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू Q, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाल के मैंने तुम्हें दिखाया है। अरे वाह 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 वाह, क्या मस्त मजा आया, क्या नहीं। यहां पे भी ये डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जब ये सारा चीज समझ लिया तो आज जाके एनसीईआरटी पढ़ना। अगर लाइन बाय लाइन का एकदम ब्लड सेल के अंदर ना घुस जाए तो क्या ही पढ़ाया आदित्य। और अगर तुम्हें मजा आया है ना यार, तो रियल में हर एक बच्चा 5-5 कमेंट कर देना, सर मस्त मजा आया। ऐसे ही तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ हम हर एक लेक्चर लेंगे केमिस्ट्री का, और जो केमिस्ट्री तुम्हें इतना भी परेशान किया आज तक, उससे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें समझाएंगे। सिलेबस ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम जब सीखोगे तभी इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में यार। और क्वेश्चन तो यूं कर लोगे, टेंशन मत लो बस। अभी अभी हम बहुत सारा चीज में लेकर आया था। वैसे थॉमसन मॉडल भी पढ़ाना है मुझे, इस पे भी, और यार रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ाना है, सारा पढ़ाना है, लेकिन यार क्वेश्चंस भी है। लेकिन यार समय देखा तो मैं पागल ही हो गया। अरे यार ये सारे नीट के क्वेश्चन एकदम फोड़ फाड़ डालेंगे, तोड़ता डालेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यार समय बहुत हो गया है, क्लास 1 आवर 45 मिनट, मुझे पता ही नहीं चला। तुम लोगों को भी क्या, तुम लोगों को भी पता चला गया? पौने 2 घंटे हो गए। तो अगर मजा आ गया तो जल्दी से एकदम सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और खूब सारा कमेंट कर दो, लाइक साइक कर दो, ताकि मजा आ जाए बच्चों। एक चीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं आज, ये पेरियोडिक टेबल है। तो तुम्हें ना कुछ एलिमेंट्स मैं धीरे धीरे याद करवाऊंगा, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स याद करो आज। चलो याद करो। एक यहां पे है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन को सबसे अलग ही रख देते हैं, हाइड्रोजन अलग है। चलो, हीलियम है। तो पहले में याद रखो कि यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम है, ऐसे मान लो। ओके,
अब अगले वाले से याद रखो, तो ये याद रखना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम। समझ आया कि नहीं आया? ये 20 तक तो एकदम याद रखना चाहिए। क्या क्या बोला? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। समझ में आया कि नहीं आया? फिर नीचे आ जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम। समझ आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ो, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर आगे बढ़ो, आर्गन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे याद करेंगे, तो आज 20 तक याद करेंगे, ठीक है? जैसे कि ये चैप्टर ये स्टार्ट करूं तो उससे पहले तुम्हें पता चल जाए। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक याद करना। ये दो चीज और याद रखना, ये दोनों हमेशा पेयर में याद रखना। मैग्नीज Fe ये याद रखना, ये 25, ये 26, ये हमेशा याद रखना। मैग्नीज Fe बहुत यूज होता है, कुछ कॉमन यूज्ड अभी से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। और जब ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो याद एक एक लाइन तुम खुद भर दोगे, देखना मजा आ जाएगा तुम्हें। तो याद रखना मैग्नीज, यहां पे Fe एक साथ आता है। ये याद रखना कि ये जो है, ये जो जितने भी हैं तुम्हारा हीलियम, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसको याद रखना। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रखना, इतना याद रखना। ये फिर यहां से क्या क्या बताया मैंने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और फिर आगे आर्गन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। ये पूरा याद रखना है 20 तक। इसको 20 बार लिखना है, और ऐसे ही लिखना है जैसे ये बना हुआ है, जैसे मैं लिखा, हाइड्रोजन लिखा, हीलियम उधर लिखा, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिखो यहां पे लिथियम, बेरिलियम, फिर आगे यहां पे लिखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। फिर यहां पे आ जाना, फिर क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इसके नीचे आ जाना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? अगर कोई पूछता है तो 13 होता है। तुरंत से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोडियम का कितना होता है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ये सब याद होना चाहिए भाई, तब हम धमाका मचाएंगे। बिल्कुल एक एक चीज केमिस्ट्री का फील आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद फ्लोरीन के नीचे याद रखना हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। समझ में आया कि नहीं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे याद रखना है। तो फ्लोरीन के नीचे हमेशा क्लोरीन है, याद रखना। फिर आर्गन है। तो ये ऐसे ही याद करते हुए चलेंगे। 20 तक याद करवा दिया मैंने तुम्हें। इसको कितनी बार लिखेंगे? 20 बार लिखेंगे, 20 टाइम्स। और ये एटॉमिक नंबर याद करवा दिया। थोड़ा एटॉमिक मास भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए ये टेबल जान के निकाला है मैंने तुम्हारे लिए। यहाँ पे एटॉमिक मास है, जैसे ये हाइड्रोजन का 1 और 1, जैसे ये 3 का 6.9 है तो इसको 7 मान लेंगे। ये 9 है तो ये 9 मान लेंगे। यहाँ पे देखो क्लोरीन का 17 है, ये 35.44 है तो 35 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तुम देख भी सकते हो, ये 9 का 18.99 है तो 19 मानेंगे फ्लोरीन का। तो ये तरीका है, इसमें सब कुछ है। ये सब क्या है बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी जो जो बोल रहा हूं वो करते चलो, धमाका मचाएंगे अपन केमिस्ट्री में, और ऐसा केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा बचवा लोग। तो थैंक यू बचवा लोग एंड बचवी लोग, जबरदस्त काम करेंगे। ओके, ढेर सारा प्यार, एकदम लाल वाला दिल मेरे तरफ से। लेकिन बेटा तुम लोग कसम खा लो कि तुम्हें एकदम ऐसे ही फाइट मारना है जैसे मैं फाइट कर रहा हूं, दिन रात मेहनत करना है। थैंक यू, लव यू, बाय। थोड़ा ज्यादा हो गया लेक्चर, टेंशन मत लेना, लेकिन मजा आ गया हो तो पूरा शेयर वेयर कर देना और कमेंट तो जरूर करना। चलिए बाय।